हाँ जी, सो गुड आफ्टरनून. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू पीपल ऑनलाइन. Yes, sir. चलो, थैंक यू. सो अगेन, वीकली करंट अफेयर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. हम लोग कोशिश करते हैं कि पेपर की सारी चीज़ें यहीं पे कम टॉपिक्स में निचोड़ लें, रादर देन बहुत ज़्यादा काम बढ़ाएं और अपना काम बढ़ाते 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 इम्पॉसिबल कर दें उस चीज़ को. सो dealing again with the most important things and topics. First, as always, we do the weekly current affair class, the topics. इसमें कोई सवाल ना निकले इसलिए पहले सवाल करेंगे. मैक्सिमम आंसर वाले को चॉकलेट, 4 से नीचे रहे तो मेरे को चॉकलेट. राइट. सो गिविंग यू 6 minutes विद द क्वेश्चन पेपर. आई होप सबके 6 out of 6 आए. दिस इज़ वट आई विश. साथ में पास कर देना प्लीज़. थैंक यू. So 6 minutes to you. छः में से 6 लेने का है आज. somebody. Three minutes are done. So next 3 questions. ऑनलाइन वाले पीपल भी प्लीज़ सॉल्व करके आंसर्स मेरे को बता दिया करो कितने आए हैं. चॉकलेट तो आपको नहीं मिलती, बट प्लीज़ टेल मी कितने कितने मार्क्स हैं.
2 more minutes. Done. काफ़ी टाइम से ऐसे बैठे हो, क्या बात? सारा आता था कि कुछ भी नहीं आता था, जो मन करा? जो मन करा। अच्छा, वन मोर मिनट. सिंपल सिंपल से ही सवाल है यार, जस्ट यूपीएससी स्टैंडर्ड. डन. लो जी, शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखने वाला कौन है? वी. जस्ट वी. याद रख लो. सहेलीवादी नहीं बनना, सही सही आंसर चेक करने हैं. जस्ट अ सेकेंड, लेट्स चेक. एक सेकेंड दो मेरे को. हाँ जी. सो आंसर्स फिर डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक्स करेंगे. सो आंसर्स आर, फर्स्ट का आंसर इज ए अमेरिका, ए अमेरिका वाला. सेकंड का इज सी चंडीगढ़. थर्ड का इज डी दिल्ली, थर्ड डी दिल्ली. फोर्थ ए अमेरिका. फिफ्थ बी बॉम्बे. सिक्स्थ ए अमेरिका. सो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरा डी दिल्ली, चौथा ए, पांचवा बॉम्बे, सिक्स्थ अमेरिका. डन जी. अभी डिस्कस भी करेंगे टॉपिक्स को भी, क्वेश्चंस को भी. बट फर्स्ट टेल मी, चॉकलेट कौन जीत रहा है, मैं कि आप? 4 से नीचे मेरी, 4 से ऊपर आपकी. सो 6 आउट ऑफ 6 कोई उल्टा चलें. 0 किसका पेपर है? नहीं होगा नहीं, किसी के पास है ऐसा? 1, 2, 3, 4. चॉकलेट ले ली मेरी. 5, 6 ख़त्म. सो 4 सिमरन इज़ द विनर. आ जाओ, ले जाओ चॉकलेट. आपकी किस्मत में छोटी वाली है, सॉरी आज मिली नहीं बड़ी वाली. 20 रुपये आपको गूगल पे कर दूंगा मैं. दे दो. अपने अपने पेपर्स आपस में एक्सचेंज कर ले. शेयर करनी नहीं आपकी आज. यू हैव वॉन इट फेयर एंड स्क्वायर. 4 आउट ऑफ 6 इज़ गुड. कौन सा गलत है वो ध्यान रखना. सो टॉपिक्स तो करेंगे करेंगे, साथ में कुछ अटेम्प्ट वाला होगा वो भी देखेंगे. सी ओवर हेयर, कम टू द स्क्रीन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जब आप सरकारी सर्वेंट के ऊपर केस करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होती है, प्रायर सैंक्शन लेनी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन है. राइट. सो पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्शंस परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. दिस इज द कैचवर्ड. ऑफिशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो होगा ही होगा केस. विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी. राइट. सो विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा तो ये ऐसी सी स्टेटमेंट यूजुअली सही होती हैं. देन इसमें लॉजिक लगाना था. प्रायर परमिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ऑफेंसेज इन क्रिमिनल नेचर सच एज मर्डर. अब मर्डर ऑफिशियल कैपेसिटी में कौन करता है?
ये दो स्टेटमेंट्स अगर आप लॉजिक ही लगाओ तो साथ में नहीं जा रही। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई मर्डर नहीं करता, राइट? नोबडी मर्डर्स। इवन जो फांसी लगाने वाला होता है मर्डर नहीं कर रहा होता, वो डेथ पनिशमेंट को एनहांस कर रहा होता है, इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, राइट? हेंस ये दो स्टेटमेंट साथ में जाती नहीं। और लॉजिक कि परमिशन थोड़ी लेंगे जो मर्डर कर रहा है उसको पनिश करने को। सो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, राइट? सो आंसर बिकम्स ए, वन ओनली। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं? यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 ऐसी सी रेजोल्यूशन ना एक बार ही पूछी गई थी यूपीएससी में, तो मैं क्या दोबारा रिपीट ना करें। ये न्यूज़ में रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्या आया अभी रिसेंट इजराइल हिजबुल्लाह कन्फ्लिक्ट। दिस रेजोल्यूशन 2006 में सीज फायर करा था, अभी फिर से दोबारा इसी रेजोल्यूशन को यूज़ करके सीज फायर कराया। सीज फायर मतलब लड़ाई रोक दो थोड़े टाइम के लिए। सो आंसर इज सी, इजराइल हिजबुल्लाह कन्फ्लिक्ट। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़। कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती थी, किसी ने क्लाइमेट चेंज भी करा हो सकता है कि ये शायद टॉपिक्स में दिख गया था, किसी ने करा हो सकता है। आई नो, आई बीन टीचिंग एस्पिरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स नाउ। अब मुझे पता है गलत ऑप्शन भी क्या मारोगे, है ना? इधर दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये जो पॉलिटी क्लास वाले थे उनका ठीक हो सकता है। यूथनेशिया इज अलाउड इन इंडिया? नहीं, ओनली पैसिव इज अलाउड, एक्टिव इज नॉट अलाउड, है ना? पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड, एक्टिव इज नॉट। पॉलिटी क्लास में किया था। सो यूथनेशिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया, पैसिव इज परमिटेड। यूथनेशिया इज टोटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया? नहीं। असिस्टेड डाइंग इज लीगल इन इंडिया? नॉट एट ऑल, ये तो है ही नहीं। हाँ, विड्रॉल वाला पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, एक्टिव नहीं है, वही विड्रॉल वाला। असिस्टेड डाइंग का बिल एक्चुअली यूके में आ रहा था, तो अब इंडिया के लिए भी, बिकॉज इंडिया इज एजिंग, धीरे धीरे करके हमारी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, चिट्टे वाल आते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन मरना है। तो क्या असिस्टेड डाइंग अलाउड है? नहीं, इंडिया में नहीं है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री आर नॉट करेक्ट। असिस्टेड डाइंग कराऊंगा टॉपिक में, बट असिस्टेड डाइंग इज व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर टू डाई, व्हेन यू टर्मिनली इल। असिस्टेड डाइंग, असिस्टेड सुसाइड, दोनों अलग अलग चीज़ें, कराऊंगा टॉपिक, राइट? सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर टॉपिक्स करते हैं कि बाद में याद ज़्यादा रहता है और स्वाद चॉकलेट भी मिल जाती है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे। आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन अभी क्लाइमेट चेंज के रिगार्ड में लिया गया है, केस चल रहा है। सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़। सो इसके स्टैटिक से सवाल निकाल रहा है मैं, बिकॉज यूएन क्लॉज से अगर सवाल आ सकता है तो इससे भी आ सकता है। प्राइमरली दोनों टॉपिक्स लॉ के हैं, ये लॉ ऑप्शनल के हैं, बट यूएन क्लॉज से जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन आया था। यूएन क्लॉज इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उससे सवाल आया था, तो इससे भी आ सकता है, राइट? द एडवाइजरी ओपिनियन इज ऑफ आईसीजे इज नॉट बाइंडिंग। सिंपल सी बात है, एडवाइज है ना, बाइंडिंग नहीं होगा। सो दिस इज करेक्ट। अब ये कईयों ने गलत करा हो सकता है, हेड ऑफ सॉवरन स्टेट्स कैन सीक ओपिनियन। ये लगने को सही है बट एक्चुअली गलत है। दिस इज अ नॉलेज फॉर यू। आईसीजे किसकी बॉडी है? यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में है। तो इसकी एडवाइस कौन मांग सकता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑथराइज्ड बॉडीज, नॉट द हेड्स ऑफ सॉवरन स्टेट्स। एडवाइस नहीं मांग सकते, केस कर सकते हैं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन में इनको अलाउड नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत होना पॉसिबल था, किसी ना किसी की हुई भी होगी, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वन ओनली इज करेक्ट ओवर हियर। इसको नॉलेज लेके जाना। वर्ल्ड बैंक का है ना, तो वर्ल्ड बैंक में इज़ द आर्बिट्रेटर फॉर दैट, वो आर्बिट्रेशन का आइडिया एडवाइजरी है। अब जुरिडिक्शन को समझो तो एक होती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एक होती है एडवर्सरियल, कि मतलब लड़ाई को डिसाइड करना, एडवर्सरियल। एडवाइजरी होती है कि आप सिर्फ एडवाइस देंगे मुद्दे पे, राइट? दैट इज़ नॉट अ बाइंडिंग जजमेंट। एडवर्सरियल जजमेंट इज़ अ बाइंडिंग जजमेंट। इवन आईसीजे में भी क्या होता है, कंसेंट से केस चलता है। सपोज एडवर्सरियल केस चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का आईसीजे में केस हुआ, दोनों ने मान लिया कि हाँ हम मानते हैं आईसीजे की जुरिडिक्शन। देन जब वो कंसेंट से उस केस में जाएंगे, जब उसका डिसीजन आएगा तो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, बट एडवाइजरी जुरिडिक्शन में बाइंडिंग नहीं होगा।
एडवाइजरी जुरिडिक्शन में कोई केस दूसरी पार्टी होती नहीं है, एक पार्टी ओपिनियन मांगती है, राइट। तो ओपिनियन के साथ साथ फिर सपोर्ट में एविडेंस लाने वाले हो जाते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज में आइलैंड नेशंस ने बोला है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एडवाइस मांगी थी, आइलैंड नेशंस अपनी सबमिशंस दे रहे हैं कि हम लोग डूब जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ की गलती है, हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, वील ड्राउन अंडर वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशन, राइज इन ओशन वाटर लेवल, राइट। सो हेंस दिस केस इज बिन इन न्यूज़। इसका सवाल क्या बन सकता था, हमने ट्राई कर लिया, सही। देन विच अमंग द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ डी डॉलराइजेशन। ये ब्रिक्स की करेंसी न्यूज़ में रही है, ब्रिक्स ने कहा है डॉलर को हम रिप्लेस करेंगे एज दी ग्लोबल करेंसी। तो ट्रंप ने कहा मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर ऐसा कुछ किया, राइट। सो डी डॉलराइजेशन, ये इकोनॉमिक्स अगर जिसने पढ़ी हुई है उसका सही होगा, नहीं भी पढ़ी हुई तो एक वर्ड देखो पहली ऑप्शन में, ड्रास्टिक। ये 2 बार यूपीएससी गलत ऑप्शन बना चुका है, ड्रास्टिक। जहाँ भी ड्रास्टिक या कोई ऐसा एक्सट्रीम वर्ड यूज़ होता है वो स्टेटमेंट गलत होती है, वो स्टेटमेंट गलत होती है। ड्रास्टिक नंबर नहीं होगा। ऑल्दो ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट ड्रास्टिक ना इंक्रीज ना ड्रास्टिक रिडक्शन। ड्रास्टिक वर्ड से काटनी थी स्टेटमेंट। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ड करेंसीज, दिस इज डेफिनेटली इन न्यूज़। डिक्रीज हो सकता है बट ड्रास्टिक नहीं। ड्रास्टिक देखते यूपीएससी स्टैंडर्ड है ये, देखो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। सिंपल सवाल होता तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट लाइकली कम ही होगा बिकॉज 25% ग्लोबल जीडीपी तो उनके पास ही है ना। ट्रेड बढ़े ना बढ़े देयर इज़ नो श्योरिटी, बट ड्रास्टिक रिडक्शन या ड्रास्टिक इंक्रीज दोनों नहीं हो सकते, लाइकली नहीं होगा। हो जाए एक्सेप्शनली, हो ये भी सकता है, बट लाइकली नहीं होगा। सेम जो डूबियस से सवाल यूपीएससी बनाता है वही मैं बना रहा हूँ कि अपने को आइडिया रहे कि हाँ भाई ऐसे आंसर करना है। पेपर क्यों जनरल स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। इकोनॉमिकली अगर इकोनॉमिक ऑप्शनल होता तो इसे कंसिडर करके प्रूव या डिसप्रूव करना पड़ता। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम जनरल स्टडीज़ के नेचर को समझना, राइट। सो ड्रास्टिक नहीं होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ड करेंसीज हो सकता है, आंसर बिकम्स 2 ओनली, सही जी। देन ऐसा सा सवाल किसके लिए आया था पहले, एलिमेनाइट एंड रूटाइल, आंसर था उसका टाइटेनियम। अब क्या आंसर है न्यूज़ में, कौन सा है, टंगस्टन। टंगस्टन हैज़ बीन इन न्यूज़। अभी माइनिंग के लिए बोला गया, माइनिंग रोको, एक प्राइवेट फर्म को दी गई थी माइनिंग। मोदी साहब को फ़ोन किया एक चीफ मिनिस्टर साहब ने कि इनको इनका सौदा हटाओ, बट हमारे लिए वो सौदा हटना या ना हटना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए टंगस्टन ज़रूरी है। और आप लोग ध्यान देना, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है, द रिसोर्सेज स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज, जो हम लोग जीएस में अच्छे से कवर नहीं करते यूजली कोचिंग्स में, और हर साल एक दो सवाल आते हैं। कभी ओर्स पे आ जाएगा, मिनरल्स पे आ जाएगा, मिनरल्स के लॉज पे आ जाएगा, है ना, दैट मिनरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन पे आ जाएगा। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो इग्नोर्ड है और सिंपल है। गैस कैसे कर सकते थे, इसमें 2 ऑप्शन मैंने गैस करने को मुश्किल बनाई थी, खैर, बट ये तो सीधा काटना है ना। क्रोमियम एंड टाइटेनियम, टाइटेनियम आ चुका है, उसका एलिमिनेट रूटाइल था, 2 रह गई। अब इनमें से आपको गैस करना था विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस। टंगस्टन कहाँ यूज़ होता था टंगस्टन, अब तो बहुत जगह यूज़ होता है, बट हमने ट्रेडिशनली अपनी फ़िज़िक्स की किताबों में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं 11वीं में, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो ग्लो करता है वो टंगस्टन होता है, बिकॉज टंगस्टन हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो गर्म होकर ग्लो करने लग जाता है, मेल्ट नहीं होता। दैट्स वाई जो इनकैंडेशन बल्ब होते थे ना पेटी के डब्बे वाले पीले पीले, अब तो दिखता नहीं पीले बल्ब, सब कुछ चिट्टा हो गया सफ़ेद, दिलों को छोड़ के सब सफ़ेद है इस दुनिया में अब, है ना। सो बट पीले वाले बल्ब में जो अब वो बल्ब आपको पेटी वाले डब्बों में दिखता है, कपड़े तो बहुत सफ़ेद हो गए बट लाइटें सारी सफ़ेद हो गई हैं। एनी हाउ, सो एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स ओवर देयर, नथिंग। सो what will we do today is we'll understand the topics, PDF आपको सबको मिलती है, डिटेल्स उधर से पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज दिस, प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट्स अंडर PMLA इज रिक्वायर्ड। PMLA इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
सो ये प्रायर सैंक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रायर सैंक्शन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकारी अधिकारी, आप भी जज वज लग जाएं, पब्लिक सर्वेंट हो जाएं, सो आपके खिलाफ भी अगर आपने कोई काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करा है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, सरकारी ड्यूटी निभाते हुए अगर कोई काम करा है, अगर फिर आपके खिलाफ केस होना है, देन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, आपसे हायर अथॉरिटी यूजली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से प्रायर सैंक्शन लेनी होती है। सैंक्शन मतलब मंजूरी, कि इसके खिलाफ केस कर दें, जब मंजूरी होगी तब केस चलेगा, तब केस होगा। ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया होगा भाई? क्यों प्रायर सैंक्शन लो? सो एज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये वर्ड भी ध्यान रखना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मेंस में आए तो लिख सकें हम, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि कुछ सरकारी अधिकारी को लोगों के लिए काम करना है, गवर्नमेंट के लिए काम करना है। मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को स्पेल कर देता हूँ अगर कोई लिखना चाहता है। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या है? टू सर्व द पीपल। अगर आप उसको सर्व ही नहीं करने दोगे, उसे कोर्ट में ही लगाई रखोगे, तो पीपल का बुरा हो जाएगा, और उसे 10 बार धक्के खाने पड़े कोर्ट में तो काम ही नहीं करेगा। सो टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन and ultimately enhance the welfare of the people, this provision was made under the various laws such as CRPC, BNSS. CRPC is Criminal Procedure Code, है ना? BNSS is the replacement of that, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, राइट? सो इन लॉज में क्यों प्रोविजन बनाई गई? सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही कैन एफिशिएंटली सर्व द पीपल ऑफ द नेशन। तो अब इसके बाद क्या था कि अलग अलग एक्ट्स में ये कंसेप्ट और लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक होता है जी नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ, जी नॉर्मल क्राइम हुआ तो क्या होगा। फिर होते हैं हीनियस क्राइम्स, बड़े बड़े क्राइम्स, स्पेशल एक्ट्स, फॉर एग्जांपल टेररिज्म प्रोटेक्शन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये उन स्पेशल केसेस के लिए बनाए जाते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर ज़्यादा हार्मफुल हो, है ना? सो ऑर्डिनरी रूल्स यूजुअली, ये ध्यान रखना 9, बहुत बार इस पे सवाल आता है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ यूजुअली डू नॉट अप्लाई टू स्पेशल लेजिस्लेशंस, यूजुअली डू नॉट। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे ख्याल सवाल आया था कि पुलिस के सामने दी गई गवाही जायज़ नहीं होती, बट स्पेशल लॉज में दी गई गवाही जायज़ होती है। तो अगर अपने को लॉजिक पता हो तो याद रहता है ना? वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी एक्ट। हमें ये समझ आना चाहिए कि यार अच्छा टेररिस्ट एक्ट की बात कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर रहा है, यूएपीए की बात कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो इसमें कुछ ना कुछ तो झोल होगा, तो हम उसे गेस कर सकते हैं। अब सारा यूएपीए या सारा पीएमएलए पढ़ने लगो तो पॉलिटिक्स से ज़्यादा बड़ी एक्ट है ये। वी कैन नॉट डू दैट, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो नेचर ऑफ एग्जाम इज़ कि हमारे कंसेप्ट ही इतने पक्के हों कि हम कंसेप्ट और लॉजिक से आंसर डिराइव कर सकें। अगर डायरेक्ट आंसर होते तो कट ऑफ 50% ना होती। डायरेक्ट आंसर अगर यूपीएससी प्रीलिम के होते कि किताब पढ़ी और चल गए और आ गया उसमें से, तो फिर कट ऑफ 50% ना होती, कट ऑफ होती 200 में से 170, 180, 190, जैसे पंजाब पीसीएस की पहले जा रही थी, 400 में से कट ऑफ 300 से ऊपर। दैट इज़ पॉसिबल इन फैक्चुअल एग्जाम्स, बट दीज आर डेरिवेटिव एग्जाम्स। ऑल्दो है तो फैक्ट है कि उसमें नहीं है, बट यूपीएससी को पता है कि जीएस वाले किसी ने नहीं पढ़ी, इवन ट्रस्ट मी लॉ ऑप्शनल वालों ने नहीं पढ़ी, बिकॉज पीएमएलए इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इन आवर सिलेबस। बट हमें पता है कि चीज़ गैस कर सकते हैं, तो वी कैन गैस इट। सो गॉट माई लॉजिक, आई रिपीट द लाइन that ordinary principles of criminal law usually do not apply to special legislations. अब इन स्पेशल लेजिस्लेशंस को दो में डिवाइड कर लो। लॉजिक समझना जरूरी है, पीएमएलए की जजमेंट की कोई बात नहीं। एक लेजिस्लेशन होती है हार्मफुल चीज़ों को रोकने की, जो नॉर्मल क्राइम से, एक नॉर्मल थप्पड़ मारना या नॉर्मल लेट से एक हर्ट कर देना, तलवार मार देना, और दूसरी जगह एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, हज़ारों लोगों को गोलियां मार रहा है। एक होता है ज़्यादा हार्मफुल एक्टिविटी के लिए, एक होता है ऑर्डिनरी ज़्यादा हार्मफुल,
welfareist legislation. For example, the probation of offenders act, कि 21 साल से कम का व्यक्ति 21 या 21 से कम का व्यक्ति पहली बार अगर क्राइम करता है तो उसे प्रिजन की जगह कम्युनिटी सर्विस में रखा जाए, उसे अरेस्ट ना करा जाए. सो समझो थोड़ा क्रिमिनल लॉ है, बट अगर समझ गए तो एक दो सवाल निकलेंगे. जो हार्मफुल एक्ट होगा, ज़्यादा हार्मफुल, ऑर्डिनरी से ज़्यादा हार्मफुल है ना, हायर हार्म, उसमें क्या होगा. सपोज एक ही एग्जाम्पल मानते हैं कि इधर पुलिस वाले की गवाही नहीं मानी जाती, पुलिस वाले के सामने इधर मानी जाएगी. बट जो वेलफेयरिस्ट लेजिस्लेशन होगी उसमें इन लॉज को, ऑर्डिनरी लॉज को ईज कर दिया जाएगा, लिबरल बना दिया जाएगा उस बंदे के लिए. कि फॉर एग्जांपल 21 साल का आदमी अरेस्ट होना चाहिए अगर उसने चोरी करी, उसे सज़ा होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए 3 साल की जेल. बट इसमें क्या करेंगे, 3 साल की जेल नहीं करेंगे. तो लॉजिक से आप समझ पाए, वेलफेयरिस्ट लेजिस्लेशन लिबरल व्यूज़, ऑर्डिनरी हार्मफुल स्ट्रिक्टर व्यूज़. समझे. सो नॉर्मल जो प्रोसीजर्स हैं, शायद आपने पेपर से पहले फिल्मों में सुना हो कि पुलिस वाले को दी हुई गवाही नहीं मानी जाती. जब पेपर में आया तो आपने सोचा हाँ यार सुना तो था, जिन्होंने लास्ट प्रीलिम दिया है, राइट. बट नाउ यू नो द लॉजिक वेयर इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, बिकॉज ये थोड़ा सा, दिस इज एक्चुअली नॉट इवन लॉ, दिस इज क्रक्स ऑफ लॉ. रेगुलर novice people और novice lawyers won't even know it. बट इतने साल करते करते और उस लॉ को इधर अप्लाई करते हुए हम लोग समझ पाते हैं कि क्या जस्टिफिकेशन है. समझे मेरी जस्टिफिकेशन. कोई प्रॉब्लम हो 10 बार पूछो, बिकॉज आई एग्री कि थोड़ा मुश्किल है. एनी प्रॉब्लम्स नहीं. सो अब इसी रिगार्ड में इशू था कि जो सीआरपीसी में सेक्शन 197 है, याद नहीं करना सेक्शन, नो नीड. सेक्शन 197 है जिसमें प्रायर सैंक्शन चाहिए होती है, प्रायर सैंक्शन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे भी लगता है. हाँ जी, आपके गिफ्ट गिर गया नीचे. सो क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे भी लगता है. सो कोर्ट ने कहा है हाँ लगता है, हाँ लगता है. सही. सो दिस इज वेरी सिंपल कि जो प्रायर सैंक्शन चाहिए होती थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी चाहिए होगी. प्रायर सैंक्शन की 2 बातें देख लेते हैं. पहली बात, सिर्फ 2 ही बातें बता रहा हूँ. कौन से सेक्शन में था, 197 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, याद नहीं करना बट जस्ट फॉर रेफरेंस. पहली बात प्रायर सैंक्शन की, दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ प्रायर सैंक्शन चाहिए. प्रायर सैंक्शन चाहिए इवन इफ सपोज जज ने भी नहीं देखा कि प्रायर सैंक्शन नहीं मिली और वो आदमी को पूरा केस चल के, ट्रायल चल के कन्विक्शन भी हो गई. कन्विक्शन के बाद भी वो कह सकता है कि सारा केस इनवैलिड है, सारा केस इनवैलिड है क्योंकि प्रायर सैंक्शन नहीं ली थी. सो वो सारा केस इनवैलिड हो जाता है, फिर से प्रायर सैंक्शन लेके फिर से केस चलाना होता है. सो क्वेश्चन कैन बी दिस नेक्स्ट टाइम कि क्या प्रायर सैंक्शन सिर्फ इनिशिएशन ऑफ सूट के टाइम पे होती है, इनिशिएशन ऑफ केस के टाइम पे होती है. नहीं, किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज द accused can allege lack of sanction. At any stage. ठीक है, पहली बात यह है. दूसरी बात जो हमारे पते के लिए है, दूसरी बात यह है कि प्रायर सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीनियस क्राइम्स such as sexual harassment, murder, rape. हीनियस क्राइम्स के लिए, पर्सनलाइज क्राइम्स के लिए नहीं होगा. एंड दूसरा, आउटसाइड ऑफिशियल कैपेसिटी, आउटसाइड ऑफिशियल कैपेसिटीज जो भी काम कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो मर्जी कर रहे हो, घर जाके अपनी औरत से लड़ते हो, उसको मारते हो, यू आर अ बैड पर्सन.
सो क्या इस मार पिटाई के लिए औरत को पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं। ऑफिशियल कैपेसिटी में जजमेंट देते हुए या अपना काम करते हुए कुछ किया तो प्रायर सैंक्शन चाहिए। आउटसाइड ऑफिशियल कैपेसिटी प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए। अब ये प्रायर सैंक्शन से कोई भी सवाल आ जाए हम लोग कवर कर पाएंगे। एक और चीज़ है इसमें, बाय द वे BNSS की प्रोविजन ना पूछ लें, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, BNSS में 218 सेक्शन है। मेरे को नहीं लगता सेक्शन पूछने चाहिए, बट फिर भी अगर पूछ लिया तो हमें ये पता होना चाहिए हाँ भाई BNSS में भी है। CRPC को रिप्लेस करके BNSS लाए, है ना? सो BNSS में भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या प्रोविजन है? दीज आर दी, जस्ट अ मिनट, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। आजकल तो पार्ट याद रखना भी जरूरी है। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जो पॉलिटी कर रहे हैं करेंगे हम लोग। सो इसमें आर्टिकल 309, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। कंडीशन ऑफ सर्विस लेजिस्लेचर ले डाउन कर रहा है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है? किसको प्लेजर मिल रहा है यहाँ पे? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? एनीबडी? क्या प्लेजर है ये? एक्सपीरियंस वाले लोग तो बता दो यार, व्हाट इज द प्लेजर ओवर हियर? नहीं, प्लेजर इज कि सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्व्स अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। यूनियन वाले प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर, स्टेट वाले गवर्नर के प्लेजर के अंडर। प्लेजर मतलब जब तक उसे सही लगता है तब तक ये सर्वेंट रहेगा, जब वो निकालना चाहे तो निकाल सकता है। ये डॉक्ट्रिन कहाँ से लिया हमने? यूनाइटेड किंगडम से। क्यों लिए? बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है ना? तो उसको अगर वो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट जाने लगे तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को या सरकार को उसे जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। हेंस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये तो उसके अगेंस्ट जाता दिख रहा है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजंस हैं? हाँ जी, आर्टिकल 311, 2 मेजर सेफ गार्ड्स, ये पढ़ेंगे पॉलिटी में। हाँ जी, सेफ गार्ड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स कहाँ पे? 311। इसमें क्या है जी? जिसको आपने अपॉइंट करा है, जिसने आपको अपॉइंट करा है, यू कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जिसने आपको अपॉइंट करा उससे लोअर आदमी आपको निकाल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एज एन IAS ऑफिसर यू विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ जी, बाय द प्रेसिडेंट। सो यू कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम एनीबडी लोअर देन द प्रेसिडेंट। और डिसमिसल से पहले एक इंक्वायरी होगी जिसमें आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योर सेल्फ मिलेगी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस 311 में फॉलोड है। क्या होगा जी? 2 प्रोटेक्शन सेफ गार्ड्स प्राइमरली हैं, दैट इज आपको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे नीचे का बंदा डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता, और जब भी डिसमिसल रिमूवल होना है तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी टू डिफेंड योर सेल्फ। सही? दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरली। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो बताओ। नथिंग? चलो देन इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री सिविक्स देख लेते हैं। मेरे ख्याल इसमें से सवाल मैप से आना चाहिए। इज़राइल, लेबनान, टर्की, वो वाला मैप एक बार जिन्होंने प्रीलिम इस बार देना है प्लीज़ 10-15 जगह से अच्छे से देख लेना। गोलन हाइट्स किसके पास है, वेस्ट बैंक ईस्ट पे क्यों है, गाज़ा वेस्ट पे है कि ईस्ट पे है, कौन से देश कौन सी जगह पे लगता है, इज़राइल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन से देश पे लगती है। इस एरिया को हर एंगल से कवर कर दो। इवन आजकल ना व्हाट दे आर डूइंग, पहले सिंपल सवाल होते थे कि आप सीज से पूछ लो, कंट्रीज़ के बॉर्डर पूछ लो, अब वो उसके अंदर जाके कन्फ्लिक्ट जोन के डिस्ट्रिक्ट जैसे नाम पूछ रहे हैं। सो 2-4 जगह के याद करने हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल हिजबुल्ला, और पैलेस्टीन इजराइल। सीरिया का हुआ है बट थोड़ा लेट हुए हैं। ईरान में खुद में तो उसकी टेरिटरी में तो कुछ नहीं है, एज सच उसकी टेरिटरी में कुछ नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड, अगर समय है तो सारे दुनिया के करो, बट इज़राइल हिजबुल्ला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इज़राइल, पैलेस्टीन, हिजबुल्ला, लेबनन। हिजबुल्ला इज़ इन लेबनन, राइट? सो इनके डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से खा लो, जहाँ जहाँ लड़ाई हो रही है खा लो।
कोई बात नहीं। जब रशिया यूक्रेन का आया था ना, आई सेड लास्ट टू लास्ट ईयर कि रशिया यूक्रेन पे सवाल आएगा, 2 आए थे, एक नहीं। तो हम लोग ये, दिस इज़ अ वेरी बैड थॉट कि यूपीएससी को पता है और वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ मुश्किल पूछेंगे। वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछते हैं और हमें लगता है यार ये तो कैसे रह गया, है ना। बाद में हैकिंग शैकिंग करेंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। बट अगर हम पढ़ ही लें तो बेटर है ना। 100% में आंसर कर पाएँ तो बेटर है, एंड दिस वुड बी अ डिफरेंस मेकर। सो अभी जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो अभी हमने देखा यूएनएससी की रेजोल्यूशन है 1701, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा अंदर नहीं घुसना इसकी बातों में, बट सीज फायर किया इन्होंने थोड़े टाइम के लिए कि हम लड़ाई बंद करेंगे, बट इसराइल ने साथ में डरावा दिया है कि देखो तुम्हें पहले तुम्हारे पेजर फोड़े थे, अब जो तुम्हारे पास वॉकी टॉकी आए हैं वो भी हमारे थ्रू ही आए हैं, ज़्यादा बोलोगे तो वो भी फोड़ देंगे। ज़्यादा हमने पीछे किया था पेजर्स फोड़ने वाली बात, हो सकता है वॉकी टॉकी भी फाड़ दें। और इसराइल ने कहा है थोड़ा सा भी अगर तुम उछले तो तुम्हें बहुत मारेंगे, राइट। सो हमारे लिए प्रीलियम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जी, दिस यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 एंड दी मैप। सो यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इजराइल हिजबुल्लाह से मैटर करती है। दूसरी चीज़, ये अभी नहीं आई, ये 2006 में, 2024 की नहीं है, 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह में पहले लड़ाई हुई थी, लेबनान इजराइल में लड़ाई हुई थी, उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1701 रेजोल्यूशन लेके आए थे फॉर द सीज फायर अराउंड दी, एक और चीज, ब्लू लाइन, ये भी आ सकता है। ब्लू लाइन हैज़ बीन सीन इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है? ब्लू लाइन तक इन्होंने रेजोल्यूशन का बॉर्डर बनाया था इसराइल और लेबनान के बीच में। ब्लू लाइन किसके बीच में होगा? इसराइल लेबनान, राइट। The resolution aimed to complete Israel's withdrawal from southern Lebanon along the Blue Line and Golan Heights following its partial withdrawal in 2000, triggered by Hezbollah's attack in 2006, which killed 3 Israeli soldiers. 3 इजरायली सोल्जर को मारा तो उन्होंने 1000 लेबनीज को मार दिया। दिस इज़ व्हाट इजराइल डज। बहुत खतरनाक चीज़ है। की प्रोविजंस क्या है? ठीक है, डिसआर्मामेंट हो रहा है, आर्म्स कंट्रोल हो रहा है, लैंड माइन बफर जोन, कोई बात नहीं, ज़्यादा याद नहीं करना। एक रिवर का नाम भी ध्यान रखना है इसमें, लितानी रिवर। एक अपने हरियाणा में गांव भी है ना, लितानी गांव, चेक करना, हरियाणा में देर से गांव, इसराइल में देर से रिवर, इसराइल लेबनान के बीच में लितानी रिवर। रिमेंबर दिस एज वेल, लितानी रिवर इज रिलेटेड विद व्हाट। एक और चीज़ ऐड करना, लितानी रिवर ड्रेन कहाँ करती है? एडिड पर्सनली, रिसर्चड पर्सनली। हो सकता है ये गंदे लोग वो भी पूछ लें, जब ये यूरोप की रिवर्स का ड्रेनेज पूछ सकते हैं तो क्यों ना इसराइल की रिवर का पूछ लें, राइट। देन दिस इज समथिंग वी मस्ट नो। ये थोड़ा सा अनक्लियर हो गया यहाँ पे स्क्रीन को स्ट्रेच करते करते, बट इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, दिस इज़ द मैप। थोड़ा सा अनक्लियर है बट इसे प्लीज़ क्लियरली पीडीएफ में भी देखना, और आपके पास यू हैव योर ओन एटलसेस एज वेल। सो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आई वुड रिकमेंड, जब तक प्रीलिम आ रहा है, रोज़ 5-10 मिनट 5 मिनट देख लिया करो, कुछ ना कुछ याद हो जाता है। और इवन समटाइम्स इट इज़ कि सिर्फ फ़ोटो देखने से, जैसे मेरी खुद की पिक्टोग्राफिक मेमोरी इज़ नॉट दैट गुड, सिर्फ पिक्चर देखने से बंदे को आइडिया नहीं लगता है छोटा सा बॉर्डर था कि नहीं। सो मेक अ लिस्ट एज वेल, विकीपीडिया पे जाओ, ट्रस्टेड सोर्स पे विकीपीडिया पे जाओ, और ऑल दोज गुड सोर्सेज, मेक अ लिस्ट कि यार अच्छा, इसराइल से कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, टर्की से कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। कहीं कॉर्नर में फंसी हुई चीज़ होती है ना, पता नहीं लगता वो टच कर रही है कि नहीं कर रही फ्रॉम दी फोटो। सो चेक इट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ये एक आधा सवाल निकल जाएगा यहाँ से, राइट। सो हमने क्या क्या देखना है, पहले हमने देखनी है, सॉरी इसको छोड़ते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज, हाँ जी, अच्छा, उनको 1 मिनट दो मेरे को फिर।
हाँ जी, सो बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है हमने, देन सीज प्लस देयर शोर्स और बॉर्डर्स विद कंट्रीज, ये चीज़ देखनी है हमने, देन रिवर्स एंड ड्रेनेज, कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, एंड माउंटेन्स और प्लेटूस। ये 6 चीज़ें हमने इन मैप में देखनी है। मेक अ डिटेल्ड लिस्ट ऑन इट। पिक्चर में याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट मेक अ डिटेल्ड लिस्ट ऑन इट, दैट वुड बी ऑलवेज बेटर, सवाल निकल जाएगा, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, क्या कोशिश कर रहे हैं कि टेक अवेज क्या है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज 60 डे रुक जाएंगे, है ना। विड्रॉल ऑफ फोर्सेज, हिजबुल्ला अपनी फोर्सेज हटाएगा, 40 किलोमीटर रिट्रीट करेगा। इसराइल जो टेरिटरी ऑफ लेबनान में लेके गया हुआ उनको वापस ले आएगा। और बेसिकली हिजबुल्ला से डील नहीं कर रहे लोग, डील ये इसराइल और लेबनान में सीज फायर कर रहे हैं। उन्होंने लेबनान से ये लिखवाया है कि अब हिजबुल्ला को आप वेपन नहीं दोगे, है ना। टोटल हिजबुल्ला को डिसार्म नहीं कर रहे, बट और सप्लाईज अब नहीं जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट सो रेलिवेंट। ये रेजोल्यूशन याद रखना है एंड मैप याद रखना है, दैट्स इट। देन द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स ऑन बेल। अब ये गूगल लोकेशन से और गूगल से हम लोग भी चलने लगे हैं, जहाँ पे लोकेशन ना हो तो हम रास्तों पे पहुँच नहीं पाते। अब वो ज़माना चला गया कि सड़क पे खड़े होकर किसी से पूछें कि भाई साहब ये 25 सेक्टर किधर को है ना, 25 की जगह 36 भेज देते हैं। आजकल लोग ऐसे हैं, जान के भी गलत बताते हैं। बट आई स्टिल बिलीव इन द गुडनेस ऑफ पीपल, बट मेजॉरिटी ऑफ अस आर टेकिंग द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स एंड लोकेशंस, राइट। हमारी एकेडमी की लोकेशन डालो तो पीछे से एंट्री कराते हैं लोग, अबाउट फ्रॉम द स्लम एरिया साइड, मिलता नहीं आगे से, फिर बताना पड़ता है कि भैया आगे से आओ। बट एनी हाउ, वाई दिस इज़ इन न्यूज़, अंडर ट्रायल्स के लिए इंडिया में प्रिजन में 70% से ज़्यादा अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल कौन होते हैं? जब आप अरेस्ट, सपोज आपने कोई क्राइम किया या नहीं, बट आपको अक्यूज़ किया गया कि यार सो एंड सो ने, सिमरन ने चोरी करी। अब सिमरन चोर है कि नहीं, बट केस तो चलेगा। सो लेट्स से सपना इज़ द पुलिस ऑफिसर, तो विंध्या जी उनके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं कि सिमरन ने मेरा फ़ोन उठा लिया। अब सपना FIR रजिस्टर करते हैं विंध्या के कहने पे। सो नाउ द पुलिस ऑफिसर सपना वुड अरेस्ट सिमरन कि आओ मैडम आपके खिलाफ केस आया है। तो अब ये फिर पर्चा दायर करेंगे कोर्ट में, है ना। फिर इन पे केस चलेगा, केस में क्या मिलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो जब तक ये प्रूव नहीं होता कि ये चोर हैं कि नहीं है, जब तक केस ख़त्म नहीं होता, व्हाट इज़ शी अंडर गोइंग, ट्रायल, केस चल रहा है। सो देन फॉर द टाइम बिंग शी इज़ एन अंडर ट्रायल। हो सकता है इन्होंने चोरी ना करी हो, विंध्या झूठ बोल रही हो सकता है ना। सो 70% एंड अबव ऑफ द पीपल इन इंडियन प्रिजन्स आर अंडर ट्रायल्स। और इंडियन प्रिजन्स की ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, 20%, 50%, 70%, कितनी, 131%। जहाँ पे 100 लोग आने थे वहाँ 131 हैं, और उसमें से 70% अंडर ट्रायल्स हैं। तो जहाँ पे अगर लेट से इस क्लास में 30-40 की जगह हम 150 भर दें या 70 भर दें, तो क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा, है ना। सुनेगा नहीं कोई, इधर उधर आपस में टकरते रहेंगे, कोई एक दूसरे के आंसर कॉपी फाड़ देगा, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, प्रिजन्स में बहुत बुरा हाल है। सो अंडर ट्रायल्स को रिहा करने को क्या बोलते हैं हम, बेल। ये भी ध्यान रखना, बेल अंडर ट्रायल्स को मिलती है, पेरोल एंड फरलो कन्विक्टेड को मिलती है, ध्यान रखना। जब आप अक्यूज्ड थे तब आपको बेल, एंटीसिपेटरी बेल, वैसी चीज़ें मिलेंगी, है ना। जब आप कन्विक्टेड हो तो आपको छुट्टी मिलेगी, पेरोल एंड फरलो। ये भी आ चुका पेपर में, तो पता होना चाहिए। सो एनी हाउ, सो अगर बेल दो वो भाग जाएगा, बेल दो तो अभी ट्रायल चल रहा है, सिमरन जी को हमने बेल दे दी, वो
अपने टाउन भाग गए, अब दिखते ही नहीं, केस पे आता ही नहीं, क्या करूँ, है ना। भगोड़े हो गए, नेपाल भाग गए, फ़ोन बेचा है नेपाल जाके। सो दैट कैन बी डन, यस। सो हम बेल को नहीं दे पा रहे बिकॉज वी वांट ट्रैकिंग ऑफ दोज क्रिमिनल्स की भागे ना, बट अगर नहीं दे पा रहे तो फिर प्रिजन्स भरे पड़े हैं। सो दिस न्यूज़ इज़ अबाउट कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, एक पेपर निकाला कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। सो क्रिमिनल्स पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दो। चंडीगढ़ एमसी पे भी लगाई थी। चंडीगढ़ एमसी के जो स्वीपर्स है ना, उनको बोला कि आप लोग नौकरी पे होते ही नहीं हो, अटेंडेंस लगा के भाग जाते हो, फिर अपने अपने घर जाके सो जाते हो, तो हम आपकी गूगल लोकेशन से आपको ट्रैक करेंगे, आपको घड़ी पहनाएंगे जिस पे लोकेशन ट्रैकर होगा। यू नो व्हाट दे डिड? उन्होंने, कईयों ने बोला मुझे उल्टी आ रही है इस घड़ी से, कईयों ने बोला मेरा दिल काम नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है मुझे कैंसर हो जाएगा इस घड़ी से। उन्होंने लड़वा के घड़ियाँ उतरवा के मान ली, कोई घड़ी नहीं चलती है ना। सो बट द पॉइंट ओवर एयर, द मुद्दा ओवर एयर इज कि क्या वो बेल वाले बंदों को जल्दी बेल मिल जाए अगर सिर्फ उनकी लोकेशन ट्रैक करके, कि सेफ्टी रहे, कि भागेंगे नहीं, उनको एक घड़ी बनाई और बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, केस पे आता रही हो, अगर इस शहर से बाहर जाने की कोशिश करी तो हम पकड़ लेंगे। तो लोकेशन उसकी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर लो। इससे क्या होगा, काफ़ी सारे अंडर ट्रायल्स छोड़ देंगे हम। एक तो उनके साथ बुरा नहीं होगा, दे कैन लिव, दे कैन रिफॉर्म बेटर, कमिंग बैक टू मेन स्ट्रीम लाइफ, एंड प्रिजन्स की जो हालात हैं वो काफ़ी सुधर जाएंगे, है ना। सो प्रिजन्स के हालात सुधरेंगे तो बेटर होएगा। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? कैन देयर बी एनी चैलेंजेस टू दिस? आर्टिकल 21 प्राइवेसी और ट्रैकिंग का मिसयूज़, है ना, द पीपल ऑफ द पुलिस कैन मिसयूज़ इट। और इसमें साइबर अटैक्स का चैलेंज, हैक हो गया जी, चल नहीं रहा था जी, है ना। सो और ज़्यादा क्राइम कर सकता है, बिल्कुल। और इवन वनरेबल सेक्शंस को यहाँ ओवर ट्रैक किया जा सकता है कि सिर्फ उनको बेल दे दी जो पावरफुल सेक्शन से थे, वनरेबल सेक्शंस को फिर भी अंडर ट्रायल्स रखा। सो इक्वालिटी के मैटर्स होते हैं, जहाँ भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी एज वेल, है ना, कीवर्ड्स भी होते हैं बट नो नीड। सो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बोला है 131% ऑक्यूपेंसी है, जिसमें से 75% आर अंडर ट्रायल्स। समझ गए अंडर ट्रायल्स क्या है? देर आर सर्टन कंट्रीज विच अलाउ, बट इंडिया में अभी नहीं हो पा रहा। कोविड के ड्यूरिंग हमने भी किया था, है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स लगा दिए थे टू इंश्योर क्वारंटाइन, बट दैट वाज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। अभी जेलों में ऐसा नहीं हो रहा, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कुड बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू डीकंजेस्ट जेल्स। दूसरा क्या हो सकता है कि उसके पीछे एक पुलिस वाला लगा दो, बट पुलिस वाला लगाने से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतनी पुलिस फोर्स नहीं है, कॉस्ट बढ़ेगी, और ऊपर से ब्राइबरी एंड एक्सेट्रा वो भी बढ़ सकता है, एंड अगेन डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। गरीब को तो थप्पड़ मार मार के रखे वहाँ पे, अमीर को बोले चल भाई मौज कर, कोई बात नहीं, दैट कैन बी द प्रॉब्लम। सो एडवांटेजेस क्या हैं? रिडक्शन इन ओवर क्राउडिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इम्प्रूव्ड रिहैबिलिटेशन, ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम में आएगा, है ना। देन एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रिजनर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? बिगेस्ट इज प्राइवेसी इशूज़, कि यार अब अगला बेल पे गया, वो जहाँ मर्जी जाए, दिन रात को जो मर्जी करे, आप उसको ट्रैक करी जा रहे हो कि तेरा हार्ट रेट क्यों बढ़ गया, क्या कर रहा था रात को, है ना, व्हाट वाज गोइंग ऑन। देन टेक्निकल चैलेंजेस, इशू सच एज डिवाइस मैल फंक्शन, सिग्नल लॉस, क्यों बोले भैया मैं तो वहीं पे हूँ, सिग्नल नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, इंडिया में ये भी सच है। देन स्टिग्मेटाइजेशन, कि जैसे आजकल कुत्तों के नहीं डाला होता वो पट्टा सा कि इसकी नपुंसक बना दिया गया है, उनको फिर चंडीगढ़ में पट्टा डाल देते हैं व्हेन दे आर स्टरलाइज्ड, है ना। सो वैसे ही अब इसको पट्टा पहन के घूमना पड़ेगा, पक्का पट्टा बांध देंगे यहाँ पे, तो स्टिग्मा हो जाएगा, जहाँ भी जाएगा उसे छुपाना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, एवरीबडी वुड से देगा देगा देगा। सो स्टिग्मेटाइजेशन, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल स्टिग्मा इज अनदर थिंग। सो वे फॉरवर्ड क्या है? 268 लॉ कमीशन कहता है दैट ग्रेव एंड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स माइट बी इफेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। अच्छी बात, मॉनिटरिंग मस्ट बी यूज्ड ओनली इन ग्रेव एंड हीनियस क्राइम अक्यूज्ड पर्सन, कि जो बहुत बड़ा क्राइम करके आया उसको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करो बेल देते हुए,
कोई छोटा मोटा ऐसे जनानी से लड़के आ गया कोई बात नहीं, उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है ना, एक आधे को थप्पड़ मार के आ गया कोई बात सही, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. देयर इज अ नीड फॉर केयरफुल प्लानिंग, एडुकेट रिसोर्सेज एंड लीगल सेफगार्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम इफ इफेक्टेड इम्प्लीमेंटेड एथिकली इन इंडिया. अच्छी सी कंक्लूजन दे दो अपना विदाउट, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड छोड़ दिया आपने कि यार इसको सही से मेजर बनाओ और इसे लीगली एंड ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट कर लो, बस मेजर्स लेके आओ फिर इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट, है ना. दिस इज हाउ यू कंक्लूड वेरी सेफली. देन यूथनेशिया. यूथनेशिया का क्या डिटेल है, छोटी सी बात करते हैं. आर्टिकल 21, अब पॉलिटी वाले लोग मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे. आर्टिकल 21 देता है राइट टू लाइफ. इसमें हमने बोला था राइट टू डाई, 4 बातें थी, रिवाइज कर रहा हूँ अभी स्टैटिक. राइट टू डाई नहीं है. फिर हमने दूसरी बात देखी थी इसमें यूथनेशिया के अराउंड पैसिव अलाउड है, पैसिव अलाउड है इंडिया में, एक्टिव अलाउड नहीं है. पैसिव क्या था कि जब किसी को लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है, सपोर्ट हटाने से मर जाए. एक्टिव था कि उसे जहर दे के मार रहे हो, यू आर एक्टिवली किलिंग द पर्सन. सो एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट अलाउड, पैसिव इज अलाउड इन टर्मिनली इल पीपल. देन तीसरी बात हमने इसमें देखी थी लिविंग विल. लिविंग विल क्या थी, दैट आप जीते जागते हुए अभी आप अपनी विल लिख सकते हो कि अगर मैं टर्मिनली इल हो गया अरुणा शानबाग की तरह तो मेरे लिए डिसीजन कौन लेगा, है ना. हु विल डिसाइड कि मेरी सपोर्ट हटानी है या नहीं. देन अबाउट सेक्शन 309 आईपीसी था. सुसाइड पहले एक अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज अ क्राइम एंड इसमें पनिशमेंट होती थी. इसको तो नहीं हटाया गया था आईपीसी से, बट मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया 2018 में. अब इन्हें क्रिमिनल नहीं, इन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है कि इन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, पनिशमेंट नहीं, है ना. एक और बात जो बार बार न्यूज़ में आती है और पेपर में भी आ चुकी है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू, ये ध्यान से सुनना, राइट टू डाई विद राइट टू डाई विद डिग्निटी. क्या है, हाँ जी है. कौन सा, इसमें कंफ्यूज किसमें नहीं होना. दिस इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड्स नेचुरल डेथ, नॉट अननेचुरल डेथ और असिस्टेड डाइंग एक्सेट्रा. सो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, वो बात कहाँ से आई थी, जब कोविड के ड्यूरिंग लाशों को उठा उठा के फेंक रहे थे, तभी मेरे ख्याल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. So this is the judgment of the Supreme Court that right to life includes right to die with dignity, but it is natural death, not unnatural. सारी चीज़ें क्लियर. अब ये यूथनेशिया के बारे में इंडिया की पोजीशन हमने देखनी थी, एक्चुअली सवाल यहीं से आता है, बट यूके में अब असिस्टेड डाइंग का बिल आया है. असिस्टेड डाइंग इज व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर टू एश्योर पेनलेस डेथ टू योरसेल्फ. कि हम कोई टीका वीका लगवा लेते हैं, बताना चाहिए, चलो बता देते हैं. अगर आप अपनी वेन्स में सिर्फ हवा भर के टीका लगा लो, सिर्फ हवा भर के, यू कैन डाई अ पेनलेस डेथ. पर वेन में जाना चाहिए, ट्राई मत करना, ऐसी छील वील लोगे, कोई बात नहीं, प्रीलिम दोबारा भी आ जाता है ना. जिंदगी सबसे प्यारी है, जो आईएएस नहीं है वो भी जिंदा है, ऐसी बातें भी ध्यान रखना. जिन्होंने पैदा किया था उनकी क्या गलती, नहीं हो रहा तो ना सही, है ना, हो गया तो अगली बार हो जाएगा. गिव अप करना तो, हाँ जी, नहीं तो पढ़ा लेंगे बिल्कुल. कई तो होने के बाद भी पढ़ाते हैं, क्यों, कुछ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है ना. दिस इज़ योर ओन चॉइस. पढ़ा लो, बाहर कैफ़े लगा लो. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आजकल मेरे ख्याल वेब सीरीज चलती है, वो चाय की दुकान लगा लेता है, पराठे लगा लेना, पिन्नियाँ बेच लेना, बट मरना नहीं, सही. सो एनी हाउ, सो टर्मिनली इल एडल्ट्स bill was introduced in UK to provide terminally ill patients with option to seek assistance to end their life.
सो बिल वॉज बैक्ड बाय मेजॉरिटी, कोई बात नहीं. डेफिनेशन क्या असिस्टेड डाइंग की? जनरली रेफर्स टू अ पर्सन हु इज टर्मिनली इल रिसीविंग लीथल ड्रग्स फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर विच दे एडमिनिस्टर देमसेल्व्स. बट दिस इज असिस्टेड डाइंग फॉर टर्मिनली इल पेशेंट. असिस्टेड सुसाइड अलग है. इंटेंशनली हेल्पिंग अनदर पर्सन टू एंड देयर लाइफ इवन फॉर समवन हु इज नॉट टर्मिनली इल. सुसाइड करने में हेल्प करना तो अलाउड कहीं भी नहीं है. जो बहुत ज़्यादा टर्मिनली इल मतलब होता है कि इसके पास कोई होप ही नहीं है कि रिकवर करेगा, जैसे मुन्ना भाई में आनंद भाई दिखाते हैं, या अरुणा शानबाग सीरियसली थी, है ना, गॉड ब्लेस दैट लेडी. बट कोई मौका ही नहीं है कि इसकी दर्द ही बढ़ी जानी है और कुछ होना ही नहीं. अभी भी हमें बहुत सारों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में दर्द ही बढ़ी जा रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं. बट दिस इज़ जस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, दिस इज़ जस्ट सिचुएशनल. 2-4 महीने में प्रीलिम निकल गया तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी. सो that could involve providing lethal medication or helping them to travel to another jurisdiction to die. Euthanasia क्या है? थोड़ा सा subtle difference है. Is the act of deliberately ending person's life to relieve suffering with a lethal drug administered by a physician. Patients may not be terminally ill. इंडिया में 2 तरीके से हमने यूथनेशिया को देखा है, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव में हम क्या कर रहे थे? सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे थे, सपोर्ट विड्रॉल. दिस इज लीगल, दिस इज नॉट. लीथल ड्रग नहीं दे सकते. सो असिस्टेड डाइंग के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं जी? कंट्रोल एंड डिग्निटी, कि मैं यार अब बीमार तो हो ही जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं, मरना तो है ही है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, इलाज कोई नहीं, तो मैं तमीज़ से मर जाऊँ, डिग्निफाइड डेथ. हाँ. देन लिमिटेशंस ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर. एंड ऑफ लाइफ केयर मतलब जब बंदा हॉस्पिटल में होता है, वेंटिलेटर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, खाना भी नहीं खा रहा, पाइपों से जा रहा है, कितना बुरा हाल होता है. सो यू एक्चुअली वांट देम टू डाई, तो जल्दी कर दो उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करके. गॉड फॉरबिड, बट कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हुआ होता है, रिश्तेदारी में आगे ऊपर बड़े बुजुर्ग बहुत जो हॉस्पिटल में रह जाते हैं, फिर मन होता है यार चलो कोई बात नहीं, है ना. देन सुसाइड प्रिवेंशन. अ लीगल फ्रेमवर्क कुड डिटर इम्पल्सिव सुसाइड्स एंड प्रिवेंट फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व इन इलीगल असिस्टेंस. जो सुसाइड्स कर रहे हैं उनको फिर पहले ही वो तंग है, वो टर्मिनली इल आदमी है और मरना भी चाहता है, बट मरने की कोशिश करता है तो उसको पनिश भी कर देते हैं. दैट कैन बी स्टॉप्ड. जो रिलेटिव्स इलीगल सुसाइड्स करवा रहे हैं, दैट कैन बी प्रिवेंटेड. राइट. अब अगेंस्ट में बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हैं. रिस्क ऑफ मिसयूज. बुजुर्ग को मार दिया, टीका लगा दिया एक बूढ़े आदमी को जहर वाला, और वो मर गया. तंग करता था, होता है ना कईयों में कि जो बूढ़ा हो जाता है बहुत तंग करता है, ये भी ला दे, वो भी ला दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे. सो रात को लड़के का मन करा, बुजुर्ग सो रहा था दादा, जाकर लगा दिया टीका जहर का, और बाद में बोल दिया इसने तो साइन करे थे. हेंस रिस्क ऑफ मिसयूज वुड ऑलवेज बी देयर, especially in vulnerable and disabled people. Right. Impact on vulnerable population. Focus on care improvements. Critics advocate कि यार आप ट्रीटमेंट को बढ़िया करो, जैसे मुन्ना भाई में वो करता है, वो बोलते हैं आनंद भाई मर जाएगा, बट वो किसी ना किसी चलो फिल्मी तरीके से, बट ही मेक्स हिम अलाइव अगैन. तो क्रिटिक्स से कि मारना ही क्यों है यार, उसकी केयर को बढ़ाओ कि टर्मिनली इल को भी हम किसी ना किसी तरीके से इलाज कर पाएँ. बट इन्होंने मिसयूज़ को बचाने के लिए क्या प्रोविजंस रखे हैं यूके में, बहुत लंबे चौड़े हैं, हमें ज़्यादा नहीं देखना. बट द थिंग इज बोथ असिस्टेड डाइंग एंड यूथनेशिया इज प्रोहिबिटेड, एंड अभी तक प्रोहिबिटेड है. बट प्रोसीजर क्या है जी? एज एंड रेजिडेंसी. पेशेंट मस्ट बी 18 और ओल्डर, मेंटली केपेबल एंड रिजाइडिंग इन इंग्लैंड और वेल्स. यहाँ 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वेल्स वूल छोड़ो. द इलनेस मस्ट बी इरिवर्सिबल, वर्सनिंग एंड लाइकली टू कॉज डेथ विद इन 6 months की 6 महीने में तो वैसे ही चला जाएगा, कैंसर वैंसर हो गया इसे. देन पर्सन विद डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर्स आर एक्सक्लूडेड, कि पागल को नहीं मार सकते आप कि ज़बरदस्ती मार दिया. ये क्यों बता रहा हूँ मैं? बिकॉज अगर अपने पे क्वेश्चन आया था मेंस में तो हम प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड्स लिख सकें, थोड़े थोड़े, सारे नहीं याद करने. पेशेंट्स ऑफ नीड अ कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर एंड अ विटनेस. पहले इन्होंने स्टेप वाइज रखा है, ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़नी. इन्होंने क्या करा है, पहले आप एक डॉक्टर या विटनेस के साथ अप्लाई करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, फिर आपको एकदम से नहीं गया और चलो जी टीका बाय बाय थैंक यू. फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करा जाता है, पहली बार आपको सेशन में बुलाया जाता है कि आओ देखो क्या करना चाहते हो. फिर दूसरे डॉक्टर से और दूसरे विटनेस से अप्रूवल दिलाया जाता है कि क्या ये सही है एप्लीकेशन, क्या ये विटनेस सही है. फिर उसके बाद फाइनल फेज में बुलाया जाता है, फिर यू कैन गो फॉर दैट असिस्टेड डाइंग. और इंडिया में क्या रूल है हमने देख ही लिया. राइट. एनी प्रॉब्लम्स, एनी कन्फ्यूजन्स? सो शुड दिस असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज्ड इन इंडिया? व्हाट डू यू थिंक?
होना चाहिए इंडिया में कि नहीं? हाँ जी, क्यों? मिसयूज ज़्यादा होगा, और जो एल्डरली पॉपुलेशन होती जा रही है उसका क्या करें? टर्मिनली इल को तो मार ही सकते हैं। पैसिव है बट एक्टिव तो नहीं है। हाँ, असिस्टेड डाइंग नहीं लागू नहीं चाहिए। दो चार प्रीलिम दे लो फिर पूछता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो एक रिजल्ट आने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि सर जो रह गया ना, इधर उधर पड़ा था, कुछ नहीं हुआ। और जो मतलब लेट्स से कट ऑफ 100 होती है ना, 90 वाला नहीं, सॉरी 40 वाला नहीं करता सुसाइड। उसे पता है मैंने 30-40 ही नंबर लिए, पास तो होना नहीं, क्या फ़ायदा है। पहले ही पता होता है, और नहीं तो आके पता होता है, होना तो है नहीं। जो ऐसा है ना भी 100 कट ऑफ है, 97 98 वाला है, 99 वाला है, एक आधे नंबर से पूरा साल मेहनत करी थी, फिर वो कहता है सर क्या करना चाहिए, मैं तो मरना चाहता हूँ, मैं तो बालकनी पे खड़ा हूँ, या फिर मुझे बताओ पेनलेस डेथ कैसे आएगी। बट इन दैट सिचुएशन अगेन आई ऑल्सो सपोर्ट द फैक्ट कि जीना तो चाहिए, जब तक है जान तब तक हम जिएंगे। वी हैव टू, साक्षात झूठ कैसे? मैं बताता हूँ ऐसे मर जाओ। चलो आपको स्कीम लिख के दूंगा कैसे कैसे मरना होता है। बट फर्म बिलीफ इज दैट वुड बी अनदर रीज़न, यू नो। आदमी को ये पता होना चाहिए कि घोड़े को घास और शेर को मांस खिलाना होता है दुनिया में, है ना। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन होती है कि इफ़ आई से ना मरो तो आप ज़्यादा मरोगे, इफ़ आई से मरो तो आप नहीं मरोगे। गॉट माई पॉइंट? समझे? हाँ। सो आई वुड ऑलवेज सपोर्ट द पॉइंट कि नहीं यार, मरना नहीं है, एंड नहीं करना, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। इतने प्राउड सोल्जर्स, इतने ब्रेव फैमिली है हमारी, इतने ब्रेव इंडिया का नेशन है हमारा, हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं, ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल से मिली है। एक प्रीलिम तो इतनी छोटी सी बात है यार, फिर क्या हो गया, दोबारा आ जाएगा। सो नेवर एवर वरी, किसी को ऐसी वरी हो कॉन्टैक्ट मी, राइट। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन विच एवर वे इट इज़ पॉसिबल। चलो, ग्लोबल वार्मिंग, नाउ दैट्स अ हीटेड कॉन्वर्सेशन, गुड आइडिया। So ICJ is hearing landmark climate change case shaping global climate governance. So climate governance में हुआ क्या है जी? एनुअल क्लाइमेट टॉक्स बाकू में हुई थी अजरबैजान में। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज सोच रही थी उतना पैसा नहीं मिला, वो ट्रिलियन में सोच रही थी 300 बिलियन मिल गया था। हमने लास्ट टाइम करंट अफेयर्स की क्लास में बाकू के आउटकम्स देखे थे, राइट। देन इन रिस्पॉन्स डेवलपिंग नेशंस स्पेशली आइलैंड स्टेट्स हैव एस्केलेटेड द इशू टू द ICJ। ICJ में जो अब इधर भी कन्फ्यूजन है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोच लेगा आइलैंड नेशन ने एडवाइजरी ओपिनियन मान लिया, बट ये UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था, उसमें ज्वाइन कर गई हैं आइलैंड नेशंस। सो ICJ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सवाल आ जाता है। ICJ इज अमंग दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। और कौन है प्रिंसिपल ऑर्गन्स? सारे पता हैं, 6 के 6 बताओ। जनरल असेंबली, ICJ, SC और क्लॉज। क्लॉज तो ट्रीटी है, कन्वेंशन है। और बताओ। ना 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 ना, इकोसॉक। क्रिमिनल कोड तो है ही नहीं इसका, यूनेस्को है। ऐसा करो 6 लिख के याद करना, फिर ज़्यादा सही याद रहेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ द UN सिस्टम, ये भी ध्यान रखना। ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN का प्रिंसिपल ऑर्गन है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट UN का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, UN का सिस्टम का ही पार्ट नहीं है, वो रोम ट्रीटी से अलग बना है। बाइंडिंग ओनली टू द नेशंस हु हैव अग्रीड टू देयर जुरिसडिक्शन। इंडिया तो एग्री करता है कभी कभी, बट US तो बिल्कुल ही नहीं करता, तो इंडिया बोलता मैं क्यों करूँ, राइट। सो ICJ इज पार्ट ऑफ द UN सिस्टम। It was established in 1945 by Charter of United Nations and began work in 1946. इसको हेग ट्रीटी से बनाया गया है, हेग नीदरलैंड्स में, राइट। एक और चीज़ देखने वाली, इट इज़ द ओनली वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ UN दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी।
ज़्यादातर हेड ऑफिस कहाँ पे है 6 ऑर्गन्स प्रिंसिपल के न्यूयॉर्क सिटी में, इसका न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। इंग्लिश एंड फ्रेंच आर दी आईसीजे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जजेस पे भी सवाल आया इस पर, तो जजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए 15 जजेस हैं हु आर इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म्स। 15 जजेस 9 ईयर टर्म्स एंड यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल वोट फॉर इट। ये पता होना चाहिए, पूरे जीएस पढ़ने के बाद भी नहीं पता होता ज़्यादातर। सो बट क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। 15 जज हैं, 9 साल का टर्म है। यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग वोट करके इलेक्ट कर रहे हैं। एक और चीज़, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 3 साल। सही, ये हमें पता होना चाहिए डेफिनेटली। देन अब केस क्या है, मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर ऑटोमेटिकली पार्टीज टू द आईसीजे शेड्यूल्ड बिकॉज प्रिंसिपल ऑर्गन है। आईसीसी में ऐसा नहीं है, यूएन के मेंबर्स आईसीसी के मेंबर्स नहीं है बिकॉज वो यूएन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। हाउएवर दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव आईसीजे jurisdiction over disputes. Jurisdiction only if parties consent to it. इंटरनेशनल लॉ में कंसेंट बेस्ड जुरिडिक्शन होती है बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सारी नेशन सॉवरन है ना, कंसेंट देगी तभी कोर्ट उसे जजमेंट दे पाएगा, बाइंडिंग जजमेंट दे पाएगा, राइट। जजमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग, टेक्निकली बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू द केस, बट पहले उन्होंने ही कंसेंट दिया था कि हम मानेंगे। और इसमें अपील की प्रोविजन नहीं होती, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील। आईसीजी से ऊपर कोई एससीजे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, राइट। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील, रिव्यू वगैरह फाइल कर सकते हो। देन केस लॉ का क्या बेसिक डिटेल है, मेरे को प्राइमरली आपको आईसीजे के बारे में बताना था। केस लॉ में वही बात है कि आइलैंड नेशंस, कहानी सुना देता हूँ। आइलैंड नेशंस कह रहे हैं कि यार बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज होता जा रहा है, और सी लेवल राइज होता जा रहा है तो हम लोग डूब जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है डेवलप्ड नेशंस ने ज़्यादा करी है, गलती उनकी है। ज़्यादातर 70 से ज़्यादा % कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप्ड नेशंस ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऐड करी है ना। सो किसी और के कारण से हम सफ़र कर रहे हैं तो दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ बैड, दिस इज़ इलीगल, सो हैंस जस्टिस शुड बी मेट। अब इसमें नई बात क्या है, ये तो आप पेरिस एग्रीमेंट में UNFCCC में बोल ही रहे थे, बट अब क्या होगा, एक न्यू डायमेंशन, इस चीज़ को ध्यान रखना, आंसर्स में काम आएगा। एक न्यू डायमेंशन ऐड होएगी क्लाइमेट नेगोशिएशन में। क्यों? बिकॉज द आईसीजे विल नॉट ओनली कंसिडर पेरिस एग्रीमेंट एंड UNFCCC, सिर्फ उसके अंडर जजमेंट नहीं देगा। अभी तक क्लाइमेट सिर्फ UNFCCC में चल रहा था, पेरिस एग्रीमेंट एंड उन चीज़ों में चल रहा था, राइट। बट अब सारे इंटरनेशनल लॉज को, UN क्लॉज को, अदर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को, सबको कंसिडर करके आईसीजे एक जजमेंट या एडवाइजरी ओपिनियन देगा। ऑल दो एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगा, बट सारी की सारे इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल लॉज को मिलाकर आईसीजे अपना एडवाइजरी ओपिनियन देगा, एंड दैट एडवाइजरी ओपिनियन वुड बी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग। UNFCCC में आगे इसको कोट किया जा सकता है कि देखो आईसीजे ने बोला, है ना। उसके बाद लोकल म्यूनसिपल कोर्ट्स, जैसे स्विट्ज़रलैंड ने बोला था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स को वायलेट कर रहा है स्विट्ज़रलैंड अपने पूरी ड्यूटीज़ ना करके। सो लोकल म्यूनसिपल कोर्ट्स, लोकल डोमेस्टिक कोर्ट्स में काम आएगा, एंड दिस वुड बी एडवोकेसी फॉर द इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, ऑल्सो let's say a step in the right direction or a guidance towards the right path, hence it is a big thing। ये मेंस वाली फिलॉसफी होगी, हो जाएगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। प्रीलिम वाली बात आईसीजे 6 ऑर्गन्स, चलो। देन नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में बहुत सारे देश बहुत सारे टाइम से दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, बिकॉज प्लास्टिक हर जगह है। इवन जो 150 मीटर से ज़्यादा 15 किलोमीटर नीचे भी सी के रहते हैं, उनके उन ऑर्गेनिजम्स में भी प्लास्टिक पाया गया है ना। देन सो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को बैन करने की, प्लास्टिक को रेगुलेट करने की, प्लास्टिक पे प्रोडक्शन कैप लगाने की। बट अभी लास्ट वीक जो मीटिंग हुई है तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अभी साइन नहीं हुई। प्रीलिम ऐसा भी पूछ लेता है कि क्या ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इन्फोर्सेबल हो गई? नहीं। क्या एग्रीमेंट हो गई नेशंस में? नहीं। दिक्कत कहाँ फंसी हुई है? दिक्कत यहाँ फंसी हुई है कि ऑयल रिच नेशंस
और इंडिया इनके साथ प्रोडक्शन कैप्स नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि प्रोडक्शन को लिमिट करा जाए। हम चाहते हैं कि यार प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ हैं, सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन में थोड़ी है, पॉलीएस्टर में भी यूज़ होता है। हमारी नेशन डेवलपिंग है, आपने तो अपनी बारी में कर लिए, अब हमें बोल रहे हो ना बनाओ, आप ना बनाते पहले, है ना। देन जो अदर नेशन है यूरोपियन एक्सेट्रा डेवलप्ड वाली, वो बोलते हैं कि टोटल बैन लगाओ। इंडिया बोलता है कि टोटल बैन नहीं लगाना, प्रोडक्शन कैप नहीं लगानी, हार्मफुल चीज़ों को रोको, रिसाइकल करो। और हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक रोकते हैं, जैसे प्लास्टिक मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे 2016 जो 21 में अमेंड हुए, 23 में भी ऐड ऑन हुई चीज़ें, उसमें हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया कि जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल था उसे बैन कर दिया। रीसाइकलिंग के रूल्स लगा दिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा पे। तो हैंस दे से कि आप एडिशन ऑफ पोल्यूशन को रोको रादर देन प्रोडक्शन पे कैप लगाना, क्योंकि वो हमारी डेवलपमेंट को रोक देगा। हैंस दोनों साइडें हो गई। इसका कंक्लूजन क्या होगा फिर? व्हाट शुड बी द आइडिया ओवर हेयर? कि प्लास्टिक को प्रोग्रेसिवली बैन करना चाहिए, बिकॉज हमने अपने देश को भी तो सपोर्ट करना है। एकदम से बैन करना तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है कोई और हार्मफुल चीज़ उठा लाएं हम उसकी जगह। हैंस प्रोग्रेसिवली बैन करना चाहिए एंड द मोस्ट हार्मफुल प्लास्टिक्स सच एज सिंगल यूज प्लास्टिक्स एक्सेट्रा शुड बी बैन्ड कम्प्लीटली एंड प्रोग्रेसिवली व्हेन वी फाइंड ऑल्टरनेटिव वी विल प्रोग्रेसिवली बैन प्लास्टिक, है ना। और ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें बढ़ानी चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी, इसमें कोई खास और बात नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। 170 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे बुसान साउथ कोरिया में फॉर 5th एंड फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, बट अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। एक और चीज़ यार, द इनिशिएटिव फॉलोज द 2022 यूएन एनवायरमेंटल असेंबलीज एग्रीमेंट। ये यूनेस्को के अंडर नहीं है, यूएन एनवायरमेंटल असेंबली के अंडर हो रहा है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लेते होते हैं कभी कभी। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली पास्ट रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इन 2022। उसके अंदर ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही थी। सेटिंग अप ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, INC was set up to develop a legally binding instrument. In 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement. बट क्या अभी तक डेवलप हुई? 2024 आ गया, नहीं। क्लियर होनी चाहिए बातें, सो दैट पेपर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो ये नीड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक बढ़ती जा रही है, इसमें से एग्जाम्पल उठा लेना। प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, इट टेक्स अबाउट 20 to 500 ईयर्स टू डिग्रेड, ये प्रोलॉन्ग करता है। देन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक्स सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट कर रहे हैं? मरीन लाइफ को, मरीन लाइफ से फिर सारे इकोसिस्टम को, है ना। देन प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली प्लास्टिक प्रोडक्शन इज लीडिंग टू ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन अबाउट 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। देन India's contribution, India is the largest contributor to global plastic pollution, accounting for about 20%. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन, इंडिया लार्जेस्ट है। ऐसी सी लाइन भी आ जाती है, ध्यान रखना इसको। इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। सो फोकस ऑफ नेगोशिएशन क्या है जी? ग्लोबल रूल्स लेके आए, लाइफ स्टाइल प्लास्टिक को प्रोडक्शन से डिस्पोजल तक पूरे रूल्स बनाएं कि जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके यूज़ होता था कहाँ पे डिस्पोज हो, भाई पोल्यूशन ना बने। बैनिंग स्पेसिफिक प्लास्टिक्स लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक, राइट। जस्ट ट्रांजिशन कंसिडरेशंस डिस्कस इंक्लूड इंश्योरिंग अ फेयर ट्रांजिशन फॉर वर्कर्स कम्युनिटीज़। ये भी तो ध्यान रखना है ना, प्लास्टिक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। आपने सब्जी वाले को देखा होगा, प्लास्टिक बैन होगा, बेचारा कैसे पैक करके देता है। और लोग भी यहाँ पे कपड़े वाले बैग नहीं लेके जाते, उसे बोलते हैं भैया प्लास्टिक दे दो। अभी फिर से चल पड़ा है, पहले बीच में टोटली बैन हो गया था चंडीगढ़ में, है ना, जब फाइन्स हो रहे थे। सो डाइवर्जिंग पोजिशंस, ऑयल एंड गैस रिच नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इंडिया अपोज प्रोडक्शन लिमिट्स। ये बात हम कर ली कि प्रोडक्शन कैप्स को हम अपोज करते हैं। बट देयर आर अदर नेशंस लाइक द रवांडा, पेरू एंड EU, दे एडवोकेट कि भैया एग्रेसिव रिडक्शन करो, प्रोडक्शन कैप लगाओ, 40% रिड्यूस कर दो प्लास्टिक को बाय 2025। ऐसा तो नहीं होने वाला, बाय 2040 सॉरी, राइट। सर इंडिया स्टांस ऑन ग्लोबल प्लास्टिक ऑपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप्स, ये ध्यान रखना, मेंस में काम आता है। प्रोडक्शन कैप को अपोज कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस अगेन डेवलप्ड नेशन से मांग रहे हैं, यहाँ पे भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स की बात कर रहे हैं कि आप लोग प्रोडक्शन कैप मत लगाओ, हार्मफुल केमिकल्स को बेटर रेगुलेट करो कि पोल्यूशन ना हो।
प्लास्टिक को भी हेल्दी बनाओ। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक्स पे भी आजकल लिखा होता है दिस इज़ डिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब है कि नहीं पता नहीं, बट लिखा तो हुआ है। कभी करके देखा है किसी ने उसे डिग्रेड, ऐसे मिट्टी में डाल के, जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है? चलो 1-2 दिन 4 दिन में जब मुझे मिलेगा लेके आएंगे, यहीं गाड़ देंगे। हैं? ट्राई करना चाहिए ज़िंदगी में, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। वेला नहीं होना चाहिए कि क्लास में फ़ोन चलाना पड़े, बट अच्छे काम के लिए वेला होना चाहिए, है ना? एनी हाउ, so approach to plastic phase out. While India banned 19 categories of single use plastic, it emphasizes that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by national circumstances. नेशन के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से धीरे धीरे फेज आउट करो। ब्यूरोक्रेटिक टर्मिनोलॉजी सीखनी है हमने, बैन नहीं, फेज आउट, राइट? सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल दी प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स इन इंडिया। अब आगे जी बात डॉलर इज किंग वाली। सो ब्रिक्स ने कहा कि हम डॉलर को ग्लोबल करेंसी से रिप्लेस करेंगे, एक नई ब्रिक्स की करेंसी ले आएंगे। क्यों भाई, क्यों लाना चाहते थे? बिकॉज अमेरिका डॉलर इज द डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी, डॉलर में ही प्राइमरली सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। हमने कुछ लेट से सऊदी अरेबिया से ख़रीदना है, डॉलर में पैसे देंगे। सऊदी अरेबिया ने हमसे ख़रीदना है, डॉलर में पैसे देंगे। सो डॉलर किसकी नेशनल करेंसी है? प्रिंट कौन कर सकता है? यूएस। सो एक तरह से यूएस का ही सिक्का चलता है, एंड सारी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स यूएस के अकॉर्डिंग होती हैं। फाइनेंशियल सिस्टम सारा यूएस का कंट्रोल्ड है। फॉर एग्जांपल दे हैव दिस स्विफ्ट सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र्स, है ना? ये स्विफ्ट सिस्टम और इंटरनेशनल डॉलर की डोमिनेशन से यूएस क्या कर सकता है? डॉलर को एज अ वेपन यूज़ कर सकता है ना? जिस पे भी हाँ, जैसे सैंक्शन लगानी थी, रशिया पे सैंक्शन लगा दी, रशिया और ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, और कि बाकियों को भी बोला किसी ने रशिया ईरान से ट्रेड करा तो तुम्हारे पे भी सैंक्शन लगाएंगे। तो इससे क्या हुआ? रशिया ईरान को डॉलर मिलना, डॉलर में ट्रेड करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अलाउ ही नहीं कर रहे इंटर पेमेंट ट्रांसफर्स। सो what is the alternative? So BRICS nations thought that we may build another international currency, the BRICS currency, to replace the dollar, so that the dollar may not be used as a weapon. But इसमें क्या हुआ? अगेन the nations are afraid कि यूएस हमारे पे सैंक्शन लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। तो यूएस से ऐसा डर क्यों? बिकॉज द बिगेस्ट इम्पोर्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन कर रहा है दुनिया से? यूएस से। बिकॉज उनके वहाँ पे खुद प्रोडक्शन महंगी है, लेबर महंगी है। वहाँ पे एक आदमी इतनी दिहाड़ी लेता है जितना इंडिया में महीने में मजदूर लेता है, वो एक दिन में लेता है, 1 घंटे में लेता है ना? सो हेंस वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत महंगी है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनके डॉलर का सिक्का चल रहा है। तो अगर उन्होंने हमारा इंपोर्ट रोक दिया और डॉलर देना रोक दिया, तो हमें दूसरों से भी ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। सो एक और प्रॉब्लम भी तो है ब्रिक्स करेंसी में। ब्रिक्स में कौन सी नेशन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सारी एक तरफ और चाइना एक तरफ। चाइना इन सबको मिला के उन सबसे ज़्यादा अमीर है ना? सो अगर हमने ब्रिक्स करेंसी चला दी तो फिर अमेरिकन डोमिनेशन की जगह ये भी तो हो सकता है कि चाइनीज़ डोमिनेशन हो जाए, है ना? सो देयर कैन बी चाइनीज़ डोमिनेशन। सो अगर चाइनीज़ डोमिनेशन एश्योर हो जाती है तो हमारे यूएस के साथ तो रिश्ता टूटेगा, और चाइना तो 1 मिनट नहीं लगाता पाकिस्तान को सपोर्ट करते करते। हेंस दिस डोमिनेशन कैन लीड टू अनदर ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो अब इस केस में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या ट्रम्प से डर जाएं और चाइना को मना कर दें, या चाइना के साथ चलें, ब्रिक्स करेंसी बना दे और ट्रम्प को बोलें लगा ले सैंक्शन, कोई बात नहीं? हाँ जी, सर वो पीसीएस की इंक्वायरी है, वो आपसे एक पर्सन मिलना चाहते हैं। उन्हें बोलो नंबर ले लो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं कन्वर्स करके लेके आऊँगा, प्लीज़ 2 मिनट है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
हाँ जी, सो इंडिया को क्या करना चाहिए? ब्रिक्स के साथ जाना चाहिए, अमेरिका के साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा सोच भी लिया करो यार, नहीं तो बहुत ही मोनोलॉग हो जाता है, क्लास को डायलॉग होना चाहिए। अमेरिका के साथ जाना चाहिए। और कोई? विंध्या जी, किसके साथ जाएंगे? ब्रिक्स के साथ कि अमेरिका के साथ कि क्या करेंगे? चाइना वाले हैं, इम्पोज नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, पीछे किसी ने भी मेच्योर आंसर नहीं दिया। मेच्योर आंसर मैं दिखाता हूँ यार, लुक एट दिस। एक सेकेंड, ओवर हेयर, नीड फॉर बैलेंस्ड करेंसी फ्रेमवर्क फॉर in BRICS. Experts have emphasized that India should ensure BRICS currency initiative do not disproportionately favor China. ना हमने चाइना के साथ जाना है, ना यूएस के साथ जाना है, दोनों जगह नेगोशिएशंस ओपन रखनी है कि ना तो चाइना का डिस्प्रपोर्शनेट फेवर हो। जब तक डिस्प्रपोर्शनेट फेवर है हम ब्रिक्स करेंसी में जाएंगे नहीं। हम सिस्टम इंश्योर करेंगे कि सबको इक्वल हक मिले उस करेंसी का। सही। इंडिया मस्ट टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करो, एक्सप्लेन टू द यूएस दैट डाइवर्सिफाइंग ट्रेड माइट प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिकॉज यूएस का भी तो डेट बढ़ता जा रहा है ना, सबसे ज़्यादा डेट यूएस का है। सारी करेंसी ने उसके पैसे, सारी कंट्रियों ने उसके पैसे रखे हुए हैं, डेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर उधर इन्फ्लेशन आई, यूएस करेंसी डिग्रेड हुई, फिर क्या होगा? सो यूएस को भी बताना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। और लीडरशिप ब्रिक्स इनिशिएटिव्स एक्सेलरेट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, कि अपनी भी करेंसी को साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते जाओ, कि इंडिया भी ग्रो करे, उसकी करेंसी भी ग्रो करे, कि कल को डॉलर की जगह हम भी अपना, हमारा 1.6% टोटल ट्रेड जो होता है उसमें 1.6% सिर्फ इंडियन रुपी में होता है। अगर हम 4-4.5% तक भी कर गए तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी करेंसी को भी हार्ड करेंसी मानो, इंटरनेशनल करेंसी मानो, इसमें सेटल करो ट्रेड्स, राइट। सो हमें उस पर भी जोर लगाना है, यूएस को भी समझाना है, और चाइना के क्लाउड को दूर रखने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। दिस इज़ व्हाट वी डू, वी टेक अ, let's say, a very mature and balanced approach towards both of them. We cannot favor or disfavor any single party, right? इसमें फिर एक कंसेप्ट आता है, कंक्लूजन भी देख लेते हैं। इंडिया मस्ट बैलेंस इट्स पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स फाइनेंशियल रिफॉर्म्स विद स्ट्रेटेजिक टाइज while ensuring frameworks do not favor China, right? The global financial system shows diversification, but the US dollar remains dominant with gradual shift towards non-traditional currencies. इसमें एक कंसेप्ट था जी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़ है? इंटरनेशनल करेंसीज वो हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड, बिटवीन नेशंस ट्रेड सेटल होता है। सो हार्ड करेंसीज बोलते हैं इन्हें। हार्ड करेंसीज जो एक्सेप्टेड हैं दुनिया में, सबसे बड़ा डॉलर, फिर यूरो, पाउंड्स, येन, चाइना वाला रेनमीबी, है ना। इंडिया की करेंसी अब इंटरनेशनल नहीं है। सो इंटरनेशनल होने के लिए करेंसी को क्या चाहिए? कि दूसरे नेशंस एक्सेप्ट करें, बट इतना वॉल्यूम भी तो चाहिए। आपने सारी दुनिया में करेंसी बांटनी है तो वॉल्यूम होना चाहिए। इंडिया के पास उतना वॉल्यूम ही नहीं है, और हमारे यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट वगैरह हो कि भागना चाहे देश, राइट। सो उसके लिए इंडिया को डेवलपमेंट पे तो फोकस करना ही करना है, वॉल्यूम ग्रोथ भी करनी है। सो इंडिया ने क्या स्टेप्स उठाए इंटरनेशनलाइजेशन के लिए? जब रशिया पे सैंक्शंस लग गई तो आरबीआई ने अलाउ करा कि रशिया और इंडिया का ट्रेड अब रुपये में सेटल, रुपये और रूबल में सेटल हो जाएगा, है ना। जब हम उनसे कुछ खरीदते हैं हम रुपया दे देते हैं, वो हमसे कुछ खरीदते हैं रूबल दे देते हैं। बट इसमें हमने क्या दिक्कत देखी? इसमें हमने देखा कि रशिया से हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट ही कर रहे हैं, रशिया का एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो रशिया के पास रुपया इकट्ठा हो गया, अब वो क्या करे उसका, है ना। रुपये इकट्ठे होते जा रहे हैं, व्हाट शुड दे डू? तो इसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिर्फ हमारे बॉन्ड्स और शेयर्स में लगा पा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे, दूसरी कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। इस केस में हमने एग्जाम्पल देखा चाइना रशिया का। चाइना और रशिया भी अपने अपने लोकल करेंसीज में सेटल कर रहे हैं 90% ऑफ ट्रेड, बट उनका ट्रेड बैलेंस्ड है, लगभग बराबर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दोनों कंट्रीज़ का, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, है ना। और वैसे भी चाइना की करेंसी हार्ड करेंसी एक्सेप्टेड है, तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जरूरी है, बिकॉज इंडिया को डेवलप्ड नेशन और ग्लोबल सुपर पावर बनना है।
समझ आया क्या था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। फिर एक और कंसेप्ट था इसमें, डी डॉलराइजेशन। व्हाट इज डी डॉलराइजेशन? शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डॉलर फॉर पर्पसेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि जो डॉलराइज सिस्टम है, सारी जगह डॉलर 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 चल रहा है, यूएस डॉलर, उसकी जगह अपनी लोकल करेंसीज में या अदर करेंसीज में ट्रेड करना इंटरनेशनली, दैट इज डी डॉलराइजेशन। सो डी डॉलराइजेशन होगी तो क्या होगा? डॉलर का क्लाउड कम होगा, दूसरी करेंसी ज़्यादा एक्सेप्ट होने लगेंगी, सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ड करेंसीज हो सकता है ना। और दोनों ट्रेड में क्या हो सकता है? ट्रेड में हो सकता है कि यूएस से ट्रेड कम हो जाए बट बाकी दुनिया में आपस में ट्रेड मोर एफिशिएंट हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि यार ट्रेड कम भी हो सकता है। सो लाइकली जो आंसर क्वेश्चन हमने किया था, अब आंसर समझे उसका? व्हाट वाज द आंसर? डी डॉलराइजेशन वी अंडरस्टैंड, इंटरनेशनलाइजेशन वी अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक स्टैटिक में ये टॉपिक ज़रूर करेंगे, जिन्होंने नहीं करे, जिन्होंने करे उनको पता है, राइट जी। देन ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड सूफीज़म, ये स्टेट सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट सर्विस में दे आस्क यू क्वेश्चंस अपॉन दीज, बट अब यूपीएससी में भी ऐसे नाम सा देके कुछ पूछ लेते हैं। क्यों न्यूज़ में रहा आजकल? ज़्यादातर यही न्यूज़ है कि हर जगह कह देते हैं इसके पास मंदिर था, जहाँ ये दरगाह था, ये मॉस्क में मंदिर था, शिव मंदिर था, कृष्ण जी का मंदिर था, या राम लल्ला जी का बर्थ था। तो उसी रिगार्ड में ये अजमेर शरीफ वाला दरगाह न्यूज़ में रहा है। A Hindu Sena petition was admitted in Ajmer court, cornering the regarding the Shiva temple which lies beneath the Ajmer Sharif दरगाह। इन्होंने कहा अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर भी शिवा टेम्पल है, वो है कि नहीं दैट वाज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, वो कोर्ट बताएगा, बट हमें पता होना चाहिए श्राइन बिल्ड करा है एम्परर हुमायूं ने। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफीज़म भक्तिज़म जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, देवर भक्तिज़म एंड सूफीज़म वर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, है ना। डोमिनेशन के खिलाफ, ब्रह्मैनिकल डोमिनेशन के खिलाफ, रेडिकल रिलीजन के खिलाफ, दीज वर दी पीपल, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट बाहर से आता है अरेबिया वाली साइड से इंडिया में, है ना, और भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में जन्म लेता है। सूफी मूवमेंट मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ आता है, राइट। सो सबसे पहला आदमी जो इंडिया में फेमस होता है एज अ सूफी सेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1141 में बर्थ हुआ था इनका, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े नाम ही बोलूँगा याद करने को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला, अलग अलग इनके स्कूल्स ऑफ थॉट थे ना चिश्तीज़ के, सॉरी सूफीज़ के, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में था चिश्ती। देर आर अदर ऑर्डर्स एज वेल, है ना, बट यस, सो चिश्ती वॉज अ सिलसिला और ऑर्डर इन इंडिया, द मोस्ट फेमस वन इन इंडिया, राइट। सो इब्राहिम कंदोजी के साथ ये जाके यूपीएससी इधर तक पहुंच जाता है। इब्राहिम कंदोजी एक मिस्टिक होता है जिसके नाम में आके, सॉरी इन्फ्लुएंस में आके ये मिस्टिसिज्म या सूफीज़म शुरू करते हैं। सूफीज़म पे एक और सवाल बनता होता है, ये सूफ़ी नाम का क्या मतलब है? ये कहाँ से आया? ये लोग जो क्वाली वाली करते हैं, यहाँ पे कपड़ा रखते हैं ना, उस कपड़े वूलन क्लोथ का नाम भी सूफ़ी होता है, दैट्स वाई सूफीज़म। बट एक और स्कॉलर्स कहते हैं कि सूफ़ी मीन्स प्योर, जैसे सूफ़ी हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो लड़का सूफ़ी है, मतलब ये खाता पीता नहीं है कुछ, सो सूफ़ी मीन्स प्योर एज वेल। सो पेपर में कोई कन्फ्यूजिंग टर्म आ जाए, दोनों करेक्ट हैं बिकॉज स्कॉलर्स डिफरेंशिएट ऑन दिस, दोनों आ चुकी हैं मेरे ख्याल, राइट। सो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, मोइनुद्दीन स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना याद नहीं करना। इन 1192 मोइनुद्दीन अराइव्ड इन अजमेर, है ना, ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ चौहान डायनेस्टी फॉलोइंग इट्स डिफीट बाय मोहम्मद गौर। सो गौरी साहब के टाइम पे ये आ रहे हैं 1191 में, बैटल ऑफ टारेन के आसपास, है ना। सेकेंड बैटल 1192 में हुई थी, है ना। सो फर्स्ट में ही साथ में आ गए थे, दूसरी में जीत के यहीं रह गए। फिर ही चोज टू स्टे एंड हेल्प द सफरिंग पॉपुलेशन। टाइटल पूछ लेते हैं, गरीब नवाज। मोइनुद्दीन अर्न द टाइटल ऑफ गरीब नवाज, फ्रेंड ऑफ पुअर, एंड ऑल्सो स्टार्टेड लंगर खाना। ऐसा लगता है ना कि सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी ने करा है, इन्होंने भी कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था। लगभग सेम सी बात है, गुरु नानक देव जी भी तो भक्ति सेंट ही थे, माने जाते हैं, है ना। Contribution in teaching, Moinuddin interacted with Hindu mystics, sagas, sharing company, etc. Sufism emerged as a devotional and ascetic form of Islam. ये न्यूज़ में से नहीं, इतना तो अपने को ट्रेडिशनली पता है कि सूफीज़म वॉज अ रिलेटिवली माइल्डर फॉर्म ऑफ इस्लाम, नॉन रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, है ना। देन
डिसाइपल्स ये पता होना चाहिए चिश्ती ऑर्डर में कौन कौन है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, ये बहुत फेमस है बाबा फरीद, अभी भी इसके सॉन्ग्स चलते हैं। देन निज़ामुद्दीन औलिया, देन चिराग दहलवी, ये दिल्ली के नाम से दहलवी है और ये अकबर का भाई साहब का फेवरेट है। एंड सलीम चिश्ती इज़, जिसके नाम पे वो लोग अकबर अपने बेटे का नाम रखते हैं, राइट। देन हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड अक्रॉस रीजन एंड कल्चर्स। मुगल पैटर्नेज में अकबर रेवर्ड मोइनुद्दीन मेड पिलग्रिमेजेस टू हेल्प ब्यूटिफाई अजमेर कंट्रीब्यूटिंग टू द रिवाइवल। सो मुगल एम्पायर का इसमें याद रखने वाली क्या बात है, सब नहीं याद रखना। एक चिश्तीज कौन थे, सूफीज थे। पहला कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फॉलोअर्स डिसाइपल्स ये सारे, एंड आए थे ये दिल्ली सल्तनत के साथ। मोटा मोटा टाइमलाइन याद रखना है 1100 के आसपास। बट पैटर्नेज कौन दे रहा है, मुगल्स भी पैटर्नेज दे रहे हैं, खासकर अकबर एंड उससे पहले वाले, राइट। रिमेंबर दिस अबाउट सूफीज़म, देन एक बारी पढ़ लेना, सिंपल हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। सो अब टंगस्टन पे आ जाते हैं जी। टंगस्टन की कहानी क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा है, बिकॉज टंगस्टन का ठेका निकालने का ठेका एक प्राइवेट फर्म को दिया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि ये फर्म का ठेका हटा दो, इसलिए न्यूज़ में रहा। सवाल ना आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। केमिकल एलिमेंट सिंबल W है, T होना चाहिए था बट W क्यों, आई डोंट नो। केमिस्ट्री वालों को पसंद आ गया होगा, ऐसा क्यों, एनीबडी, एनी रीजंस। यही मेरा पहला जोक था ना इसमें, कार्बन इज C, ऑक्सीजन इज O, टंगस्टन इज W, वाई, आई डोंट नो। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी रीजंस। कोई MSc केमिस्ट्री तो नहीं हमारे में से, BSc केमिस्ट्री कोई भी नहीं, नॉन मेडिकल वाले कितने हैं, कोई आइडिया W क्यों है ये, मे बी। अच्छा चलो, क्लासिफाइड एज ए ट्रांजिशनल मेटल, इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ से मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हो सकता है ऐसे TG कर सकते थे टंगस्टन, बट चलो वी कैन नॉट चैलेंज दी सुपीरियर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मे बी इसकी हिस्ट्री का मुझे नहीं पता। हाँ जी, क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ी, फिजिसिस्ट ने केमिस्ट ने कुछ ही रीज़न से रखा होगा। आई विल स्टडी अबाउट इट, राइट। सो ओह, यहाँ से पढ़ा, वुल्फ्रामाइट एंड शेलाइट, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट माइट बी इम्पोर्टेंट। तो अब अपने को याद भी रहेगा। W इसलिए बिकॉज इसका OW से, और क्वेश्चन वो ओर एंड मिनरल से पूछते हैं। दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ टंगस्टन, इट इज़ नॉट फाउंड एज अ प्योर मेटल, इट इज़ फाउंड एज दिस वुल्फ्रामाइट एंड शेलाइट। सो ऐसा सा सवाल आ जाता है। इट इज़ एलिमेंट इज वाइट टू स्टील ग्रे मेटल दैट कैन बी यूज इन प्योर फॉर्म और मिक्सड फॉर्म्स टू मेक अलॉयज, ठीक है। ये सवाल पता होना चाहिए। डेंसेस्ट मेटल है वन ऑफ दी, एंड वन ऑफ दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स, 3410 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है। दो तीन बस चीज़ें पता होनी चाहिए। ये यूजुअली स्टेट सर्विस में काम आती हैं, UPSC में इनका डेरिवेटिव फॉर्म काम आ जाता है ना। बेसिक बताओ तो डेरिवेटिव काम आ जाता है, राइट। बाकी सारी चीज़ें लोअर वेपर प्रेशर, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की खिंचो फटता नहीं, राइट, ये चीज़ें। देन यूजेज में सब कुछ है, ब्लेड्स में यूज़ हो रहा है, बल्ब में यूज़ हो रहा है, टंगस्टन कार्बाइड में यूज़ हो रहा है। देन सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड इज अ हार्ड सब्सटेंस यूज टू मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील्स, इज ऑल्सो यूज एज कैटलिस्ट टू स्पीड अप। ऐसे सी ऑप्शन आए, इट कैन बी ऑल। तो ज़्यादा दिक्कत में नहीं पड़ना, बस एक बारी रीड फिर भी कर लेना, राइट। सो देन लोथल न्यूज़ में रहा है जी, क्यों रहा है, बिकॉज यहाँ पे करते करते डेथ हो गई थी। तो हमें ये नहीं देखना किसकी डेथ हुई, हमें देखना है लोथल क्यों इम्पोर्टेंट है। लोथल क्या था जी, IVC की साइट थी, और क्या था इसमें, डॉकयार्ड। O से याद रखना, लोथल में भी हुआ है, डॉकयार्ड में भी हुआ है। सो इट इज़ द ओनली IVC साइट विद अ प्रॉपर डॉकयार्ड, राइट। सो लोथल एक्सकावेटेड इन भाल रीजन इन धोलका, अहमदाबाद, गुजरात में है लोथल, उस साइड पे बिल्कुल मैप के साथ। देन इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ एंशिएंट IVC। द हिस्ट्री ऑफ लोथल कैन बी डेटेड बैक टू 2400 BC। देन इसमें ध्यान रखने वाली बात वन ऑफ द सदर्न सिटीज़ है, बिकॉज IVC सिर्फ महाराष्ट्र तक ही एक्सटेंडेड थी जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। देन इट इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंबात रीजन, ओनली पोर्ट टाउन ऑफ IVC,
ये ध्यान रखने वाली बात। ओनली पोर्ट टाउन, यहाँ पे एक मरीन म्यूजियम भी बनाया है ना। देन वॉज डिस्कवर्ड बाय SR राव, ये चीज़ ध्यान रखने वाली। अब ट्रेडिशनल ना फैक्चुअल सवाल 2024 में जो UPSC का भी प्रीलिम आया है वो बहुत फैक्चुअल हो गया था, तो फैक्चुअल सवाल ऐसे गंदे फैक्ट ना पूछने लग जाएं। HCS से ही ये लोग इंस्पायर हुए लगते हैं और वहाँ ये सवाल आते हैं, तो दे मे गिव 2-3 ऑप्शंस लाइक दिस। तो अब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, जो न्यूज़ में एटलीस्ट उसके फैक्ट्स ध्यान रखना, राइट। SR राव साहब ने डिस्कवर किया था। माउंट ऑफ द डेड आई एम नॉट सो श्योर, इसको मत करो कंसिडर प्लीज़। मोहनजोदारो भी माउंट ऑफ डेड है, ये थोड़ी है। सो अभी इसको रहने देते हैं। देन like other cities, Indus Valley civilization, Lothal also had excellent architecture, upper and lower part of the town, ये सेम था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं था। देन एक और चीज़ याद रखने वाली, ये लोथल के बारे में अगर 4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो हम, IVC तो है ही है, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में है, साबरमती रिवर के किनारे है, SR राव ने ढूंढा था, पोर्ट टाउन एंड मेरीन म्यूजियम यहाँ पे। लोथल आए तो ये ध्यान में आना चाहिए, क्लियर। ज़्यादा नहीं अंदर घुसना, बिकॉज फायर अल्टार एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन सी पेस, वेरी, मतलब मेरे को लगता है कि इसमें से ऐसा सवाल यही आ सकता है जो एक लाइनर के साथ आपको छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि सी पेस किससे रिगार्ड रखता है। सी पेस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विद व्हाट। सो सी पेस इज क्लोजिंग डाउन ऑफ कंपनीज, कॉरपोरेट्स को बंद करने के लिए जल्दी जल्दी बंद कर पाएँ। याद है हमने चक्रव्यूह चैलेंज पढ़ा था एक बारी, इकोनॉमिक सर्वे में चक्रव्यूह चैलेंज आया था कि खोलना बिजनेस आसान है, बंद करना मुश्किल है। सो IBC वगैरह जो इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड था उसको सपोर्ट करने के लिए अब मिनिस्ट्री ने CPACE खोला है। तो दो ही लॉजिकल सवाल बनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कॉर्पोरेट एग्जिट्स आर नाउ हैपनिंग इन 70 to 90 days अंडर द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। सो CPACE इज रिलेटेड विद कॉर्पोरेट एग्जिट। दूसरा सवाल बनता है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बस। आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर कोई सवाल आता है। बाकी प्रोसेसिव डिटेल्स हैं, किसी का मन करे तो पढ़ लेना, आई वुड से नहीं, राइट। अब एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स टेररिस्ट का बहुत तगड़ा एक हथियार होता था, बायोलॉजिकल टेररिज्म का। सो एंथ्रेक्स इज़ अ वेरी 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 इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब वेरी वेरी नॉट इन्फेक्शियस, लेट्स से डेंजरस डिजीज़। इन्फेक्शियस ऐसे नहीं है कि अगर मेरे को एंथ्रेक्स है आपको मेरे से नहीं फैल सकता, बट जूनोटिक है कि एनिमल के कांटेक्ट में आए, फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आए उसके तो फैल जाएगा, राइट। और टेररिस्ट क्या करते थे, एंथ्रेक्स का मसाला बंद करके ना पाउडर सा बना के चिट्ठियाँ लिख देते थे लोगों को, जो चिट्ठी खोलेगा उसे एंथ्रेक्स हो जाएगा। सो हमें क्या पता होना चाहिए एंथ्रेक्स के बारे में। NCERT बोलती है जो शीप रेयरिंग करते हैं ना, जो शीप के बाल रेयरिंग और उसके जो बाल उधेड़ते हैं, क्या टर्म था उसका, निकल गया मेरे दिमाग से, चलो नहीं आओ, यू विल अंडरस्टैंड। जो शीप को उसके बाल उधेड़ के उससे वो बनाते हैं अपना स्वेटर वेटर वूल, वो लोग ज़्यादा सस्पेक्ट होते हैं कि उन्हें एंथ्रेक्स हो सकता है, दे आर एट हायर डेंजर। देन दूसरी बात, एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सही, एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड यूजुअली नॉट transmitted from person to person। ये 3 चीज़ें तो हमें समरी में याद होनी चाहिए, राइट। बैक्टीरियल डिजीज़ है, शीप वाले लोगों को, शीप से डील करने वाले लोगों को ज़्यादा हो सकती है, एंड यूजली नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी हुआ क्या है जी, फीमेल एलिफेंट डाइड ड्यू टू सस्पेक्टेड एंथ्रेक्स इन बंदीपुर रिजर्व। बंदीपुर रिजर्व कहाँ है, कि तमिलनाडु, कि केरला, कि चेन्नई, कर्नाटका, वेरी गुड। सो एंथ्रेक्स इज अ रेयर बट सीरियस इलनेस स्प्रेडिंग फ्रॉम स्पर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्राइसिस। ये याद नहीं रखना नाम, बट ये बताओ ना जो बैक्टीरियल है, वायरल नहीं है ना। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन सॉइल अराउंड द वर्ल्ड एंड कॉमनली अफेक्ट्स लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स। द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट कैन लिव इन द ग्राउंड फॉर ईयर्स, right, spore forming bacteria just like bacillus is basically a shape of bacteria, है ना। जो दूध से दही बनाता है वो भी लैक्टोबैसिलस होता है, शेप सेम है,
और वो भी स्पोर फॉर्मेशन करता है, बट इसके स्पोर इन्फेक्शियस है, उसके नहीं. सो लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स कैन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे. बाय द वे एक और चीज़, जो ऐसी लाइनें मैं क्लास में साथ साथ बताता रहता हूँ ना, इनसे सवाल बन जाते हैं. समबडी मेड मी नोट कि लास्ट टू लास्ट ईयर किसी क्रैश कोर्स में कुछ कराया होगा, तो उसके ड्यूरिंग आई वाज सेइंग कि यार ये वाली चीज़ ऐसे होती है, ऐसे है. जैसे बैसिलस इज अ शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये ज़्यादातर स्पोर फॉर्म करते ही हैं. तो ऐसी चीज़ें कई बार सवाल बन जाती हैं, तो ध्यान दे लिया करो. साथ में रहा करो. नींद आ रही हो मुझे बता दो कि सर पानी पी के आना है, आई विल स्टॉप. नहीं तो अब तो जस्ट खत्म ही है. सो लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स कैन बी इन्फेक्टेड व्हेन दे ब्रीथ इन और ईट बैक्टीरिया, स्पोर, contaminated soil. People usually get sick if they come in contact with infected animals or contaminated products. राइट. ये क्या करता है, आपकी स्किन पे बेसिकली लेशंस कर देता है, लीजन्स कर देता है. यूजली दिखता है कि इसको एंथ्रेक्स हुआ है. पीपल कैन ब्रीद इन एंथ्रेक्स स्पोर्स और वाटर कंटामिनेटेड विद स्पोर्स. इट इजंट कंटेजियस लाइक चिकन पॉक्स और फ्लू. यू कांट कैच एंथ्रेक्स फ्रॉम समबडी हु इज इन्फेक्टेड. है ना, उसको ऐसे साथ बैठने से एंथ्रेक्स नहीं होगा, चिकन पॉक्स की तरह नहीं होता. बट अगर आपने स्पोर्स को ब्रीद इन कर लिया, कोई स्पोर का कंटेमिनेटेड चीज़ खा ली जिसमें बैक्टीरिया ने स्पोर छोड़े हुए थे, फिर आपको एंथ्रेक्स हो सकता है. द डिजीज मैनिफेस्ट इन 3 फॉर्म्स. इन्फेक्शन इज कुटेनियस मतलब स्किन के नीचे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट और इंटेस्टाइन में, एंड इनहेलेशनल मतलब लंग्स में. यूजुअली ये लंग्स और स्किन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. राइट. सिम्टम्स में अगर कुछ आए, ये क्यों लिखे हैं कि आपने क्या करना है, सिम्टम्स हेडेक होएगी, इरिटेशन इन आइज होगी, कुछ भी हो, आंसर इज ऑल. ऑल सिम्टम्स हेडेक है, स्किन में कुछ है, बुखार हो रहा है, हर बीमारी में होता है. सिम्टम्स कुछ भी लिखे हो आपने ऑल ही आंसर करना है. जीएस में बात खत्म. अनटिल एंड अनलेस कोई बिल्कुल ही ऐसा सिम्टम हो कि बंदा कुत्ते की तरह भौंकने लगता है ऐसा सिम्टम एक बीमारी का है. कौन सा? रेबीज़. रेबीज़ में अगर रेबीज़ वाला कुत्ता आपको काटे और आपको रेबीज़ हो जाए, मैंने देखा है अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में, बंदा पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया, और कुत्ते की तरह गुर्राने लगता है. सो पानी का गिलास रखो ना, गुर्राने लगता है जैसे कुत्ता गुर्राता है. और अगर वो आदमी भी काट जाए आपको रेबीज़ हो सकता है. दिस इज़ हाउ डेंजरस अ डॉक्टर्स जॉब इज़. सामने वाले को रेबीज़ है, वो भौंक रहा है, आप उसे पानी दे रहे हो, काट रहा है. दिस कैन हैपन, यस. बट यूजली सिम्टम्स का आंसर क्या होगा? ऑल. पेपर के लिए ध्यान रखना. ट्रीटमेंट बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अगर शुरू में दे दो तो बहुत इफेक्टिव है, बट एक बार फैल जाए तो बहुत डेंजरस है, फिर मुश्किल हो जाता है. राइट. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू अगेन फॉर बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग. आप लोग आते हैं सैटरडे को चॉकलेट लेके जाते हैं, मुझे बियर करते हैं, आई लाइक इट. एंड बाकी डेज़ को भी जो क्लासेज हैं रेगुलर हो जाओ, सारी क्लासेस लगाओ, सारे काम करो, बिकॉज द न्यू ईयर इज़ कमिंग. वी मस्ट नॉट वेस्ट दीज लेफ्ट ओवर डेज सो दैट वी कैन गो विद मोमेंटम टुवर्ड्स द न्यू ईयर. है ना, कि नया साल आते ही फिर हम फतेह पा लें. आज के लिए दैट्स इट. लेट्स ब्रिंग बैक आर एनर्जीज, ब्रिंग बैक आर कॉन्फिडेंस. सर्दी बढ़ती जा रही है बट हमने एक्टिविटी बढ़ानी है ना. चलो, थैंक यू सो मच.